चलें जी। आज हमने अब ये हमारा एक तरह से जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको वेलकम। और ये हमारे पास क्या होगा, फेब के हमने करंट अफेयर्स करने हैं। तो फेब के ऑलमोस्ट ही जिसे कह सकते हैं कंप्लीट फेब हो गए। 2-3 दिन रह गए आज 25 तक। तो जो जो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे वो आज कवर कर लिए हैं, कर लेंगे हम। बाकी 2-3 दिन जो होंगे वो फिर जब इंशाल्लाह हम मार्च के देखेंगे तो फिर उसमें कवर हो जाएंगे। तो इतनी कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अगर हुई तो हम देख लेंगे। तो फेब की अगर हम बात करें तो फेब के अंदर जाने से पहले अगर हम बात करें क्या कहते हैं फेब के स्टार्ट में, तो फेब के स्टार्ट से पहले कल हमने जो उसका किया था जनवरी का, तो जनवरी की एक जो सी है चीज रह गई थी। उसकी अगर मैं बात करूं तो 28 जनवरी जो सा है ना उसका एक लिख लें 28 जनवरी को जो हमारी असेंबली है, असेंबली कहूँ या हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स जो सी हैं वो पास साइन की। तो 28 जनवरी को वो अमेंडमेंट्स किसकी थी? वो थी, अगर मैं लिखूं यहाँ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट harassment of women at workplace। ये एक एक्ट था, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन अगेंस्ट वर्क प्लेस। ये एक्चुअल जो एक्ट था ना ये 2011 में आया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा गया है कि जो वुमेन हैरेसमेंट के अगेंस्ट जो एक्ट आया था वो कब आया था? तो ये 2011 के अंदर आया था। ये कब आया था? सॉरी 2010 के अंदर, 2010 के अंदर, 2010 11 मार्च 2010 के अंदर जो सा है ये आपका एक्ट आया था विमेन हरासमेंट के अगेंस्ट। लेकिन इसमें जो सा है थोड़ी सी अब अमेंडमेंट्स की गई हैं। तो अगर इसके बारे में पूछा जाए, दोनों आपको पता होना चाहिए कि असल में ये एक्ट जो सा है हरासमेंट के विमेन हरासमेंट के अगेंस्ट जो सा है ये एक्ट कब आया था? ये 2010 मार्च के अंदर आया था। और इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, जैसे कल हम अमेंडमेंट्स क्या कहते हैं उसके अंदर देख रहे थे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में अमेंडमेंट्स देख रहे थे। तो इसी तरह अगर इसके में अंदर भी पूछा जाए कि जो हरासमेंट के अगेंस्ट एक बिल है उसके अंदर अमेंडमेंट्स कब हुई हैं, तो अभी रिसेंटली 2022 के अंदर 28 जनवरी को प्रेसिडेंट साहब ने इसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं। जी जी, जी जी, ये अब हम जो बात कर रहे हैं हम 2022 की ही बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो सी हैं 2022 की ही हम बातें कर रहे हैं। तो 2022 और जनवरी की भी मैं बात कर रहा हूँ। आगे अब हम फेब स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम यहाँ से ये क्योंकि थोड़ा सा वो रह गया था क्या कहते हैं जनवरी का लास्ट, तो उसमें मैंने कहा इसको ऐड कर लूँ। तो फैब की अगर हम बात करें, फैब की हम बात करें तो फैब में सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारे पास एक सेंटर फैसिलिटी ओपन हुई है। उसकी अगर मैं बात करूं सिंध के अंदर, वो है फ्री बोन मैरो। बोन मैरो जो आपका होता है उसका ट्रांसप्लांट होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट फैसिलिटी इन पाकिस्तान। तो ये जो फ्री बोन मैरो ट्रांसप्लांट फैसिलिटी है ये पाकिस्तान के अंदर एक सिंध का एक जिला है, उसे कहते हैं खैरपुर। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं खैरपुर। और उसकी एक तहसील है, उसका नाम है गैम्बट, GAMBAT। आई थिंक मैं इसे सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो ये खैरपुर के अंदर है, सिंध के अंदर। तो वहां ये फ्री फैसिलिटी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई है। और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के अंदर जो सा है, पाकिस्तान के अंदर जो सा है ये पहली जोन सी है, पहली दफा ये हुआ है कि फ्री बोन मैरो जो सा है वो ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी आई है। तो पूछा जाए तो वो एरिया कौन सा है? वो गैम्बेट है। और ये जो सा है खैरपुर के अंदर, सिंध के अंदर है। या अगर कहीं सूबे का नाम भी पूछा जाए कि कौन सा सूबा जो सा है वो फ्री बोन मैरो ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आपका सूबा जो सा है वो सिंध है। और ये अभी इसका जनवरी के एंड में और फेब के स्टार्ट में ही इसका इफ्तिताह हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद हमारे पास अब फेब में अगर हम प्रॉपर उसका बात करें तो 2 फेब को, 2 फेब डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 फेब, अगेन अब बार बार रिपीट नहीं करूंगा 2022, क्योंकि हम दो करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, 2022 की बात कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं 2 फेब को क्या होता है कि जो चीफ जस्टिस हैं वो चेंज होते हैं। तो नए चीफ जस्टिस साहब जो आए हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है उमर अता बंदयाल। उमर अता बंदयाल जोन से हैं। और ये चीफ जस्टिस किसके हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, 28th चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 28वें चीफ जस्टिस आए हैं सुप्रीम कोर्ट
क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इनका क्या नाम है, इनका नाम है उमर अता बंदयाल। और इनका ताल्लुक कहाँ से है, इनका ताल्लुक लाहौर से है। इससे पहले आपको पता है 27वें चीफ जस्टिस जो थे वो गुलजार अहमद साहब थे, तो उनके बाद वो रिटायर हो गए, और अब जो उनसे हैं नए चीफ जस्टिस, उन्होंने 2 फेब को हल्फ लिया है। और ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि जो चीफ जस्टिस होता है उनसे जो हल्फ लिया जाता है वो हल्फ कौन लेता है, तो वो याद रखिएगा जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसके बारे में हमने कल देखा था कि ये हेड ऑफ स्टेट भी होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो उनसे हैं ये ओथ लेते हैं। ओथ जो उनसे है, जो नया चीफ जस्टिस होता है उसकी हल्फ उनसे जो हल्फ लेता है वो कौन लेता है, वो आपका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो उनसे है वो उनसे हल्फ लेता है। और दूसरी चीज याद रखिएगा इसमें कि ये जो चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये दोबारा आपका रिपीट हो जाएगा जिनको मैंने पहले ये करवाया हुआ है, तो ये कौन सी एज में रिटायर होते हैं, ये 65 ईयर्स की एज में रिटायर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। 65 ईयर्स की एज में सुप्रीम कोर्ट के जज, और 62 ईयर्स में हाई कोर्ट के जज। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज जो उनसे हैं उनकी रिटायरमेंट एज कितनी है, 65 ईयर्स। उनकी सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज क्या है, 65 ईयर्स। और जो हाई कोर्ट है, जो आपकी हाई कोर्ट है, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, आपकी लाहौर हाई कोर्ट है, और इनकी जो सी है, इनकी हाई कोर्ट्स के जो जज हैं, इनकी रिटायरमेंट एज क्या होती है, इनकी एज होती है 62 ईयर्स। इनकी क्या एज होती है, 62 ईयर्स की एज जब इनकी कंप्लीट हो जाती है तो ये रिटायर हो जाते हैं। और दूसरा एक सवाल इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, और क्या कहते हैं ये आपका पेपर में भी पूछा जाता है कि ये जो चीफ जस्टिस बनते हैं इनमें क्या प्रिंसिपल है। बाकी तो एक जज ने आना है, वो तो हमने कल भी देखा था कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जोन सा है, जुडिशल कमीशन जिसके 9 मेंबर हैं, वो जोन सा है वो जजेस को मुंतखब करता है, वो जजेस को तैनात करता है। जैसे जस्टिस आयशा मलिक को हमने देखा था, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको तैनात किया था। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनता है इसका क्या क्राइटेरिया होता है, तो ये क्राइटेरिया यहाँ लिख लें, सीनियरिटी प्रिंसिपल, सीनियरिटी प्रिंसिपल, ठीक हो गया। सीनियरिटी का जो असूल होता है ना, सीनियरिटी का, कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा वो आपका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा। अभी आपके जज जोन से क्या थे, गुलजार साहब जब रिटायर हुए ये 1 फरवरी को, तो 2 फरवरी को जब हल्फ उठाया तो उमर अता बंदयाल साहब सबसे मोस्ट सीनियर जज थे, सबसे मोस्ट सीनियर जज थे। और ये भी अगर आप में से किसी ने लिखना हो या शायद पूछ लिया जाए कि ये कब तक आपके जज रहेंगे, सितंबर 11 2023 तक अब आपके चीफ जस्टिस जोन से हैं वो उमर अता बंदयाल साहब रहे। 11 सितंबर 2023 तक आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, वो उमर अता बंदयाल जो कि 28वें आपके चीफ जस्टिस हैं वही रहेंगे। तो ये सीनियरिटी वाइज पहले से पता होता है कि इस टाइम अब कौन सा चीफ जस्टिस आएगा। तो 2023 के अंदर जो सा है, अगर किसी ने लिखना हो तो 2023 के अंदर काजी फाइज ईसा साहब आ जाएंगे, काजी फाइज ईसा साहब आ जाएंगे, काजी फाइज ईसा साहब, ठीक है। तो काजी फायज ईसा साहब जोन से हैं, फिर वो जज रहेंगे। फिर उसके बाद एक और जज हैं सीनियर मोस्ट उस वक्त होंगे, वो एजाजुल एहसन साहब हैं, वो आ जाएंगे। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, और मे बी 2030 के बाद ये जो जस्टिस आयशा मलिक हैं ये भी सुप्रीम कोर्ट की जज बने, सॉरी चीफ जस्टिस बने, पहली खातून। तो ये जो सा सीनियरिटी का प्रिंसिपल होता है, तो सीनियरिटी का प्रिंसिपल आपको अगर कोई आपसे वैसे पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट का, और इसी तरह जो सा है बाकी हाई कोर्ट्स में भी यही होता है। ये सारे जजेस के नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर मैक्सिमम याद करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2023 के अंदर काजी फाइज ईसा साहब जोन से हैं वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनेंगे। उससे आगे जो वैसे मैंने आपको बताया है वो अगर आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है कि जोन सा है मंसूर अली शाह साहब हैं या मुनीब अख्तर साहब हैं, तो वो एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बस ये आइडिया होना चाहिए कि 2023 तक काजी ये क्या कहते हैं उमर अता बंदयाल साहब आपके चीफ जस्टिस रहेंगे, और उसके बाद जोन से हैं काजी फाइज ईसा जोन से हैं वो आपके चीफ जस्टिस आ जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो सुप्रीम कोर्ट की बातें थी, सुप्रीम कोर्ट की बातें हमने देख ली, और बाकी ये जो 4 हाई कोर्ट्स हैं इनके चीफ जस्टिस ये आपको आने चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, उम्मीद है आप लोगों को पता होगा इनका। उसके बाद एक इंसान है, उसका नाम है माइकल ओवन। ये पहले भी मैंने लिखवाया है, दोबारा लिखवा रहा हूँ। ये भाई साहब जोन से हैं, जनवरी के एंड में और फेब के स्टार्ट में ये पाकिस्तान के अंदर थे। और ये कौन है, ये फुटबॉलर है बेसिकली, ये क्या है, फुटबॉलर है। और ये फुटबॉलर हैं तो इनका पाकिस्तान के साथ क्या काम है, पाकिस्तान के लिए ये क्या है, ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये क्या है, ब्रांड एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर, पाकिस्तान ने इन्हें बनाया है। ये एक क्लब है लिवरपूल,
उसके फुटबॉलर हैं, बड़े फेमस फुटबॉलर हैं, तो ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, और ब्रांड एम्बेसडर हैं फुटबॉल के। और जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है कामयाब जवान प्रोग्राम, उसके अंदर जो उसके अंडर जोन सा है ये जोन सा है फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान आते हैं। तो अभी रिसेंटली भी आए हुए थे, इमरान खान साहब से भी इनकी मुलाकात हुई, आर्मी चीफ साहब से भी इनकी मुलाकात हुई। तो पाकिस्तान में ये अभी रिसेंटली क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ये माइकल ओवन साहब जोन से हैं, इनका ताल्लुक कौन से स्पोर्ट से है, तो ये फुटबॉलर हैं और ये दोबारा पाकिस्तान आए हुए थे। तो ये जो पुराने मैंने शायद पहले भी बताया हुआ है, तो ये दोबारा आप लोगों का ये भी जोन सा है ये रिपीट हो जाएगा कि ये भाई साहब जोन से हैं, ये पाकिस्तान क्या करने आए थे और इनका शोभा क्या है। उसके बाद पाकिस्तान की अगर हम बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो 3 से लेकर 6 फेब तक उन्होंने चाइना का दौरा किया, चाइना विजिट किया उन्होंने, चाइना विजिट किया। 4 दिन का उनका ट्रिप था, 4 दिन का उनका ट्रिप था चाइना का। और वहां वो करने क्या गए थे, वहां वो कुछ मुआहदे करने गए थे, और बेसिकली उनको उनके जो सदर हैं उन्होंने इंग्लैंड के हैं, ये इंग्लैंड से हैं, और वहां का जो लिवरपूल क्लब है वहां से इनका ताल्लुक है, इंग्लैंड से हैं ये। अच्छा जी, ओपनिंग सेरेमनी देखने गए थे, ओपनिंग सेरेमनी देखने नहीं गए थे, ओपनिंग सेरेमनी पे इनवाइट किया था इन्होंने इनको, वहां के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग ने, ओपनिंग सेरेमनी ऑफ विंटर ओलंपिक्स। अब विंटर ओलंपिक्स जो सा है, यहाँ एक और भी सवाल वो भी मैं आता है, उसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ। तो 3 से लेकर 6 फरवरी तक 4 रोजा दौरे पर प्राइम मिनिस्टर साहब जो से हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब जो से हैं वो चाइना विजिट पे गए, और वहां उन्होंने डिफरेंट जोन से हैं सी पैक के हवाले से डिफरेंट वो मुलाकातें वगैरह की, एमओयूज वगैरह साइन किए। लेकिन बेसिकली उनको किस लिए इनवाइट किया गया था, उनको वहां के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा था कि ओपनिंग सेरेमनी है विंटर ओलंपिक्स की। तो ये विंटर ओलंपिक्स क्या है, विंटर ओलंपिक्स 2022। तो अब आपको आइडिया भी हो जाएगा कि अगर पूछा जाए कि विंटर ओलंपिक्स जो से हैं 2022 कौन से मुल्क में हुए हैं, तो ये चाइना के अंदर हुए हैं। तो इसमें आई थिंक आप लोगों को अब इशू नहीं होगा कि 2022 के ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स होते हैं और समर ओलंपिक्स होते हैं। समर ओलंपिक्स आप लोगों को पता होगा, हमने पहले देखा है टोक्यो के अंदर अभी जो हुए हैं टोक्यो ओलंपिक्स, और उसी के रिलेटेड अभी सवाल भी आया हुआ था कि सबसे ज्यादा मेडल्स किसने जीते उसके अंदर। ठीक है, तो इसी तरह जोन से है, अब विंटर ओलंपिक्स जोन सा है कौन से मुल्क में हुआ, चाइना के अंदर हुआ। और चाइना के अंदर जो हुआ, तो सबसे ज्यादा यहाँ जोन से है, कौन सा मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते, तो बस वो एक ही नाम आप लोगों ने याद रखना है, वो है नॉर्वे। नॉर्वे, अगर किसी को ज्यादा शौक होगा तो इसने 37 मेडल जीते हैं। इसने क्या जीते हैं, 37 मेडल जीते हैं। लेकिन मेडल्स का तादाद मोस्टली नहीं पूछी जाती, लेकिन सबसे ज्यादा मेडल्स पूछे जाते हैं तो नॉर्वे ने विंटर ओलंपिक्स। अब दो तरह से कंफ्यूज, क्योंकि अब 2 ओलंपिक्स हो चुके हैं, एक समर ओलंपिक्स जो कि टोक्यो में हुआ है 2021 के अंदर, और दूसरा क्या है विंटर ओलंपिक्स जो कि चाइना के अंदर हुआ है। तो अब वो आपसे विंटर ओलंपिक्स पूछ सकता है और समर ओलंपिक्स भी पूछ सकता है। तो समर ओलंपिक्स का याद रखिएगा, जापान टोक्यो वहां हुआ था, और सबसे ज्यादा मेडल्स पहले लिखवा चुका हूँ जून जुलाई के आपको उसके अंदर करंट अफेयर्स के अंदर, कि सबसे ज्यादा यूएसए ने और फिर उसके बाद चाइना ने। तो यहाँ जो सा है विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा मेडल्स किसने विन किए हैं, नॉर्वे ने। और उसके बाद अगर हम बात करें तो रशिया ने, उसके बाद रशिया एज सच यहाँ भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। रशिया वो है ROC, रशिया की जोन सी एक कमेटी बनी हुई है, उसके अंडर उनके प्लेयर्स जोन से हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि रशिया जोन सा है उनके जो मुमालिक हैं उनका डोप टेस्ट होता है कि इन्होंने जोन सा है जिसे कहते हैं कि कुछ ताकत बढ़ाने वाली, इस तरह से अगर कहें तो उन्होंने कोई अद्वियात जो ममनू अद्वियात थी, कि ऐसी अद्वियात जो कि एथलीट्स या प्लेयर्स को मना होती हैं, अगर वो खिलाड़ी वो दवाइयां खा ले तो फिर उनका टेस्ट किया जाता है, अगर उनमें उनकी मिकदार निकल आए तो फिर उनके ऊपर पाबंदी लग जाती है। तो रशिया, ये क्वेश्चन भी है आपका कि कौन सा मुल्क है जिनके ऊपर ओलंपिक्स के अंदर शिरकत करने पे पाबंदी है, तो वो आपका रशिया है। तो वो जोन सा ROC एक बैनर बना हुआ है, उसके अंडर ये इनके खिलाड़ी जोन से हैं उसके, वो जाके शमूलियत इख्तियार करते हैं ओलंपिक्स के अंदर 2021 में भी और 2022 में भी। तो ROC जोन सा है ये सेकंड नंबर पे आया है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जर्मनी है जो थर्ड नंबर पर आया है। ज्यादा ROC और जर्मनी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉर्वे है, क्योंकि विंटर ओलंपिक्स और अब समर ओलंपिक्स दोनों हो चुके हैं, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो सकते हैं और एग्जामिनर भी चक्कर दे सकता है कि मे भी हो सकता है वो विंटर ओलंपिक्स पहुंच ले और उसके अंदर नॉर्वे की भी ऑप्शन हो, यूएसए की भी ऑप्शन हो, चाइना की भी ऑप्शन हो, और स्टूडेंट्स ने समर ओलंपिक्स का यूएसए याद किया हो और वो वही ऑप्शन जोन सा है उसको क्या करें, उसी को वो टिक कर दें। तो ये जोन सा है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ठीक हो गया।
उसके बाद अगर ज्यादा, और ये ओलंपिक्स जो से हैं ये हर 4 साल बाद होते हैं। ये भी एक बहुत पुराना क्वेश्चन है, अब तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए 4 साल बाद होते हैं। और नेक्स्ट जो सा विंटर ओलंपिक होगा 2026 में होगा इटली के अंदर, ये भी साथ लिख लीजिएगा कि नेक्स्ट जो विंटर ओलंपिक्स है वो 2026 में होगा इटली के अंदर। और 2030 वाले का अभी तक वेन्यू जो सा है वो डिसाइड नहीं हुआ, तो जब डिसाइड होगा तो इंशाल्लाह हम उसको भी देख लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक 2026 का होगा वो कहाँ होना है, वो इटली जो सा है, वो इटली के अंदर जो सा है वो होगा। तो इटली वाला जो सा है ये आप लोगों को इसका भी पता होना चाहिए कि वो जो सा है अब नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होगा। अगर स्लो हो गए तो फिर चीजें रह जाएंगी। अगर किसी की कोई चीजें मिस हो जाएंगी तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ स्लो पढ़ाऊँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जरा थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊँ। नेक्स्ट समर ओलंपिक्स पेरिस के अंदर, ये मैंने, हाँ ये मेरे जो ओल्ड लेक्चर्स है ना उनमें मैंने ये सारे ओलंपिक्स लिखवाए हुए हैं। अगर किसी ने लिखना है तो लिखवा देता हूँ। आओ जरा, यार आप लोग कहोगे फिर नहीं लिखवाया। देखो अब मैं आपको ना तरतीब में एक दफा लिख लेना, आप लोगों को आसानी हो जाएगी। 2028, 2030 और 2032। अच्छा आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा कि 4 साल बाद ओलंपिक होता है, तो ये आपने क्या कर दिया खिचड़ी, 2-2 साल की खिचड़ी क्या बनाई है। तो याद रखना 2024 के अंदर अब जो होगा, ये मैं लिख रहा हूँ एस, वो समर होगा। 26 के अंदर विंटर होगा, और इसके बाद ये दोबारा समर होगा, ये विंटर होगा, और ये समर ओलंपिक होगा, ठीक हो गया। और 2021 में जो हुआ, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2021 वाला ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक्स जो था 2020 में होना था। वो ओलंपिक्स कहाँ होना था, 2020 में होना था। कोविड की वजह से 2021 में चला गया, तो वो 4 साल का ड्यूरेशन जरा भूल नहीं जाना। तो 21 में है, सर ने कहा था कि वो तो 4 साल बाद होता है, तो ये तो 2025 में होना चाहिए, तो 26 में नहीं होगा। तो इस तरह कंफ्यूज नहीं होना, 2020 का ही ओलंपिक था, लेकिन वो डिले हो गया कोविड की वजह से, 2021 में चला गया, वरना हमेशा 4 साल बाद ही होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम 2024 की बात, 2024 मैंने आपको बताया कि 2024 वाला समर में होगा, तो ये पेरिस में होगा। ये कहाँ होगा, पेरिस के अंदर होगा। 2026 का हम देख चुके हैं, इटली में होगा, और ये विंटर ओलंपिक्स होगा। 2028 की अगर हम बात करें तो ये लॉस एंजलिस यूएसए में होगा, लॉस एंजलिस में होगा यूएसए में। 2030 की बात करें तो ये मैंने आपको बताया है कि अभी नॉट, क्या हो कहते हैं उसको, नॉट, अभी क्या वर्ड होगा इसके लिए कि अभी फैसला नहीं हुआ, नॉट डिसाइडेड, हाँ नॉट डिसाइडेड, अभी तक इसके बारे में डिसाइड नहीं हुआ कहाँ होगा। और 2032 वाला जो सा है ये ब्रिस्बेन में होगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ब्रिस्बेन के अंदर होगा, ठीक है। तो ये जोन सा है, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले ले, जिसने लिखना है वो लिख ले। तो ये जोन से हैं आपके 2032 तक के, अभी तक जो जो आपके वो होने हैं उनकी सारी डिटेल जोन सी है वो यहाँ तक है, और यहाँ तक ही आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, 2032 भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्योंकि ये अनाउंस हो चुका है। 2028 भी पूछा जा सकता है, 26 भी, और 2024 में। तो अब इसमें विंटर है या समर है, ये जरा आप लोगों ने थोड़ा जोन सा है अपने जहन में रखना है साथ, कि जोन सा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोगों ने खुद ही एडजस्ट कर लेना है। पता आपके जहन में, एक टोक्यो याद कर लो, अगर टोक्यो याद कर लो, या 2022 का ये याद कर लो विंटर वाला, जो जहां अभी खान साहब गए थे, तो किसी तरह से इनको याद कर लो, तो बाकी भी आपको याद हो जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास साउथ एशिया की थोड़ी सी बात करते हैं। इंडिया के एक बिजनेसमैन है, उनका नाम है गौतम अडानी। गौतम अडानी, गौतम अडानी साहब जौन से हैं, ये हमें क्यों पढ़ने पड़ गए, ये हमें इसलिए पढ़ने पड़ गए हैं कि ये एशिया के रिचेस्ट मैन बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, एशियाज रिचेस्ट, ब्रिस्बेन का ऑस्ट्रेलिया, एशियाज रिचेस्ट मैन। जो आपका एशिया है, पूरा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर पाकिस्तान, चाइना, जापान, ये सारे मुल्क आते हैं, उनका जो रिचेस्ट मैन है वो कौन है, वो गौतम अडानी है। वो क्या है, गौतम अडानी, एंड ही बिलोंग्स टू इंडिया। ये कहां से इनका ताल्लुक है, इंडिया से। इससे पहले कौन था रिचेस्ट मैन, वो था मुकेश अंबानी। इससे पहले वो भी इंडिया का बंदा था। अडानी साहब से उनका नाम था अंबानी, ये नाम आप सुनते रहते होगे, अंबानी। उनकी शादी और ये सारी चीजें, अंबानी के बाद बहुत पैसा है, तो मुकेश अंबानी साहब जोन से हैं, ये पहले थे। इससे पहले, इस बंदे से पहले, अडानी से पहले कौन थे, अंबानी साहब।
तो अंबानी साहब जो सा है उससे ये टाइटल ले लिया है, और गौतम अडानी साहब जो से हैं वो एशिया के सबसे रिचेस्ट जो से हैं वो पर्सन जो से हैं वो क्या है वो बन गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने कल क्या कहते हैं स्मोर्ग जो सा है वो सैटेलाइट देखी थी, जो कि ईरान ने अपने उसमें छोड़ी थी स्पेस के अंदर। तो ईरान ने अब एक क्रूज मिसाइल का तजर्बा किया है। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है कि उसका नाम है खैबर शिकन। उसका नाम है खैबर शिकन। और एग्जामिनर क्या करेगा जब वो ये अगर किसी को नहीं भी पता होगा तो इसके अंदर ऑप्शन के अंदर ईरान के साथ पाकिस्तान लाजमी होगा। तो हम कहेंगे ज्यादातर खैबर मिसाइल या इस तरह के मिसाइलों के नाम तो हमारे हैं, ठीक है, ओवरऑल एशिया, ठीक है। तो खैबर शिकन जो है, खैबर शिकन ये क्या है, ये क्रूज मिसाइल है। ये क्या है, क्रूज मिसाइल है, जो कि अभी रिसेंटली ईरान ने लॉन्च किया है। और ये अर्थ टू अर्थ जोन सा है, ये इसकी ऑलमोस्ट अर्थ टू अर्थ जोन सा है, ये क्या कहते हैं जाके अपना मिसाइल अपने टारगेट को हिट कर सकता है। और अप्रोक्सीमेटली जोन सी है इसकी 1500 किलोमीटर जोन सी है वो रेंज है। और ये बस आपने को रेंज वगैरह बाकी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। एक कि ये जो खैबर शिकन मिसाइल है ये कौन से मुल्क ने लॉन्च किया है, ये ईरान ने, क्योंकि इसका नाम जो सा है पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। स्टूडेंट्स के जहन में आ सकता है कि पाकिस्तान ने खैबर शिकन मिसाइल जो सा है वो मिसाइल्स की टाइप्स हैं डिफरेंट, ठीक है। तो ये खैबर शिकन जोन सा है, ये आपने ये भी याद रख, ये लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज ये सारे जोन सा है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें तो कनाडा जोन सा है, कनाडा मुल्क है एक नॉर्थ अमेरिका के अंदर, कनाडा। तो कनाडा के अंदर जोन सी हैं प्रोटेस्ट हो रही हैं, ट्रक ट्रकर्स प्रोटेस्ट। अब ये याद रखना है आप लोगों ने, अगर पूछा जाए कि रिसेंटली ऐसा कौन सा भी मुल्क है जहां ट्रक वाले जो लोग हैं, जो ट्रकर्स हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, तो वो मुल्क क्या है, वो कनाडा है। वो क्या है, कनाडा। और वहां के जो प्रेसिडेंट साहब, वो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने इवन इमरजेंसी भी लगा दी थी कनाडा के अंदर। तो जो सा है ये जो कनाडा, ये आपने याद रखना है कि ट्रक ट्रक वाले जो से लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट कहाँ की है, उन्होंने कनाडा के अंदर प्रोटेस्ट की हैं। और इनकी प्रोटेस्ट करने की वजह क्या थी, अगर किसी ने वजह भी लिखनी है तो ये कि जो कोविड वैक्सीन है, कोविड वैक्सीन के अगेंस्ट जो सा है इन्होंने प्रोटेस्ट की थी, जिसकी वजह से इन्होंने पूरे कनाडा का निजाम दरम बरम कर दिया। और उसके बाद जो सा है इवन वहां एक ब्रिज है उसको कहते हैं अम्बेसडर ब्रिज, अम्बेसडर ब्रिज, अम्बेसडर ब्रिज। अम्बेसडर ब्रिज क्या है, ये कनाडा को और यूएसए को कनेक्ट करता है। अम्बेसडर ब्रिज जोन सा है ये क्या करता है, ये यूएसए को और कनाडा को कनेक्ट करता है। तो उस ब्रिज तक ये पहुंचे और इन्होंने यूएसए और कनाडा के दरमियान जोन सा है जो रास्ता जैसे क्रॉसिंग होती है, ये सारा जोन सा उन्होंने बंद कर दिया। तो ये वैसे भी जीके के हवाले से भी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछ लें कि अम्बेसडर ब्रिज कहाँ है, तो अम्बेसडर ब्रिज जोन सा है या किसको कनेक्ट करता है, ये यूएसए को और कनाडा को कनेक्ट करता है। वहां एक दरिया है उसका नाम है डेट्रॉइट, डेट्रॉइट रिवर, उसके ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। तो ये जनरल नॉलेज के हवाले से ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एम्बेसडर ब्रिज आजकल बड़ा न्यूज में रहा है। तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। या ट्रक वालों की प्रोटेस्ट, क्योंकि हमारे जहन में होता है ट्रक या तो पाकिस्तान में मिलेंगे आपको, या बांग्लादेश में मिलेंगे, या इंडिया में मिलेंगे ट्रक, क्योंकि वहां भी बहुत ज्यादा काश्तकार हैं। लेकिन ये जो ट्रक वालों की प्रोटेस्ट सबसे ज्यादा जोन सी हुई है अभी रिसेंटली इसी फेब के महीने, वैसे तो जनवरी से चल रही थी, लेकिन फेब के अंदर जरा ज्यादा जिसे कहते हैं कि उसने जोर पकड़ा है। तो वो क्या है, वो कनाडा मुल्क है जहां ये जोन सी प्रोटेस्ट हुई है। उसके बाद दूसरी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जोन सा आजकल एक कोशिश कर रहा है, एक नेट है उसका नाम है स्टार लिंक, उसका नाम है स्टार लिंक, स्टार लिंक। अभी जो स्टार लिंक है ना, ये सैटेलाइट नेटवर्क है। ये क्या है, ये है सैटेलाइट इंटरनेट, सैटेलाइट इंटरनेट, सैटेलाइट इंटरनेट। तो सैटेलाइट इंटरनेट जोन सा है ये एक कंपनी दे रही है। और वो कंपनी किसने, जो मैंने बताया स्टारलिंक कंपनी है। और ये इसको ओन कौन करता है, एलॉन मस्क साहब, एलॉन मस्क साहब, जो कि वन ऑफ द जिसे कह सकते हैं कि आपका सबसे ज्यादा पैसे वाला जो बंदा है पूरी दुनिया में, वो एलॉन मस्क है, ठीक है। ये रिवर का नाम लिखा हुआ है डेट्रॉइट रिवर। अच्छा जी, तो स्टार लिंक जोन सा है, स्टार लिंक ये एक नेट है।
इसमें आप जोन सा है आपको वायर्स और ये सारी चीजें इस तरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, सैटेलाइट से ये लिंक होगा और पूरी दुनिया में ये आ रहा है। तो पाकिस्तान ने भी सोचा कि हम भी जोन सा है इस इंटरनेट को लेते हैं, जो कि कौन सा बंदा इसको प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी कंपनी है वो एलन मस्क साहब है, जिसकी टेस्ला कंपनी भी है। और इस बंदे का हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये इस वजह से है कि जो मुआहिदा वगैरह ये सारी चीजें देख रही है वो पाकिस्तान की तरफ से वो है पीटीए। पीटीए पीटीए जो सा है आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो आप लोगों को इसका भी मतलब पता होना चाहिए। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो सी है, इसको क्या कहते हैं? पीटीए। इसको क्या कहते हैं? पीटीए। पीटीआई और पीटीए में फर्क रखना है, और याद रखना पीटीआई और पीटीए दोनों का मैं जो बताने लगा हूं आपको 1996। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ये दोनों 1996 में ही बनी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आपकी पार्टी है, हुक्मरान पार्टी है, और पीटीए, दोनों में से एक याद रख लीजिएगा, दोनों मिलते जुलते भी हैं। ये दोनों एक ही साल जो सा है 1996 के अंदर ये बने थे। और जो सा है उसके बाद पीटीए के चेयरमैन जो से हैं, उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोगों को आना चाहिए। उनका क्या नाम है? उनका नाम है आमिर अजीम बाजवा साहब। मेजर हैं आमिर अजीम बाजवा। बाजवा साहब मेजर जनरल रिटायर हैं ये, ठीक है, मेजर जनरल रिटायर हैं ये। और ये जोन से हैं ये पीटीए। और पीटीए का क्या काम है? पीटीए ये जो आपका टिकटॉक बैन होता है, कभी कभी आप देखते हैं पबजी आपकी जो गेम है वो बैन हो जाती है, तो ये सारी चीजें जो बैन अनबैन करते हैं ये पीटीए करता है। आप सोशल मीडिया के ऊपर जो चीजें कर रहे हैं, जो आपके हालातों वाकयात चल रहे हैं, तो उनको क्या करता है? उनको जो ओवरसी करता है वो क्या करता है? वो पीटीए करता है। उसको क्या करता है? ये पीटीए जो सा है वो ओवरसी करता है। और इसके जो चेयरमैन है उनका क्या नाम है? आमिर अजीम बाजवा। उनका क्या नाम है? आमिर अजीम बाजवा। अच्छा जी, तो ये पीटीए के बारे में चीजें हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें, यहां से थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। उसके बाद अमेरिका की अगर हम पहले ऊपर बात कर रहे थे, तो अमेरिका की एक स्टेट है, उसका नाम है कैलिफोर्निया। उसका क्या नाम है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया और पंजाब। पंजाब कौन सा? पाकिस्तान का, ठीक है। जी जी वही है, कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली वाली। तो कैलिफोर्निया जो सी है, कैलिफोर्निया की सेनेट ने एक बिल पास किया है। और उसमें उन्होंने क्या बिल पास किया है? उन्होंने एक बिल तो नहीं, रेजोल्यूशन सॉरी, पास की है। उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान का जो पंजाब है उसको और कैलिफोर्निया, इन दोनों को क्या कहा गया है? इनको सिस्टर स्टेट कहा गया है। सिस्टर स्टेट। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपसे दोनों तरह से सवाल पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली कौन सी स्टेट को पंजाब की सिस्टर स्टेट कहा गया है, या कैलिफोर्निया की कौन सी जोन। और इसमें ये याद रखिएगा, ये पंजाब पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पंजाब पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, ना कि कैलिफोर्निया की बात कर, सॉरी, इंडिया वाले पंजाब की बात नहीं कर रहा। इसकी वजह क्या है कि कैलिफोर्निया जोन सा है, कैलिफोर्निया वहां कोई ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा तादाद है पंजाबी पाकिस्तानियों की, जो कि यहाँ पंजाब, सूबा पंजाब से वहां जाके रह रहे हैं। और उसके बारे में कहा जाता है कि लाखों में जोन सी है वो तादाद है। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान से गए हुए हैं, पंजाब से गए हुए हैं, तो उन्होंने फिर ये रेजोल्यूशन पेश करवाई। और उसके बाद जो सा है ये कैलिफोर्निया ने ये पेश की। और अब कैलिफोर्निया और पंजाब जो से है उनको सिस्टर स्टेट किस वजह से कहा गया कि यहाँ के जो बहुत ज्यादा लोग हैं, पंजाब से गए हुए लोग, ये वहां जाके सेटल्ड हैं, वहां रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक प्यार मोहब्बत का और एक क्या कहते हैं वो मोहब्बत का रिश्ता है, तो हम एक रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं कि ये दोनों स्टेट्स जो सी हैं ये क्या है? ये सिस्टर स्टेट्स हैं। ये क्या है? ये सिस्टर स्टेट्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें, तो ये बस इसको जल्दी जल्दी, इसके मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने पहले इसमें ज्यादा बताया हुआ है कि अभी 6th समिट हुआ है। 6th समिट हुआ है किन किन का दरमियान? ईयू, यूरोपीय यूनियन का, एंड अफ्रीकन यूनियन का, अफ्रीकन यूनियन का, अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। तो यूरोपीय यूनियन, और ये हुआ कहाँ है? इसकी इंपॉर्टेंट है लोकेशन, वो हुआ है ब्रसल्स। ब्रसल्स के अंदर हुआ है। और ब्रसल्स क्या है? बेल्जियम के अंदर, ठीक है। और यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर भी ब्रसल्स के अंदर है। और अफ्रीकन यूनियन भी हमने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिटेल में देखा हुआ है कि इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है जी? वहाँ इथोपिया का वो जो क्या है, एडिस अबाबा, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। तो ये जोन सा है, अगर किसी को नहीं भी इसका आइडिया होगा तो आप इसको वो जाके इनको थोड़ा सा इस पर सर्च कर लीजिएगा, आपको इसमें डिटेल जरा मिल जाएगी। तो इसका 6th समिट हुआ है ब्रसल्स के अंदर। और उसके अंदर क्या डिस्कशन की गई? कोविड-19 के बाद क्या हिसाब किताब दुनिया में चल रहा है,
और हमने किस तरह से दोबारा प्री कोविड-19 सिचुएशन के ऊपर आना है। तो ये सारी चीज़ें जौन-सी हैं, ये ब्रसेल्स के अंदर ये 2 जो ऑर्गनाइज़ेशन हैं, एक यूरोपीय यूनियन और दूसरी आपकी क्या है, दूसरी आपकी अफ्रीकन यूनियन, इन दोनों ने बैठकर क्या किया है, ब्रसेल्स में बैठकर एक मुशावरत की है और ये इनका कौन-सा इकट्ठा इजलास हुआ है, छठा। इनका क्या है, 6th समिट जौन-सा है, इनका अभी ये हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम थोड़ा-सा आगे चलें, तो अब हम चलते हैं 17 फ़ेब की तरफ, इम्पोर्टेंट डेट है 17 फ़ेब 2022। इस दौरान क्या हुआ है? इस दौरान एक इंसान है, उसका नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स विज़िटेड पाकिस्तान फर्स्ट टाइम, ठीक है? बिल गेट्स विज़िटेड पाकिस्तान फर्स्ट टाइम, ठीक है? बिल गेट्स जौन-सा है, उसने क्या किया है, उसने पाकिस्तान आया है पहली दफ़ा। और पाकिस्तान पहली दफ़ा आया है और कौन-सी डेट को आया है? 17 फ़ेब। क्या कौन-सी डेट को आया है? 17 फ़ेब को बिल गेट्स साहब जौन से हैं वो पाकिस्तान आए हैं और बिल गेट्स के हवाले से अभी रिसेंट जो सवाल भी पूछा गया था कि इसकी बीवी थी मेलिंडा गेट्स, ठीक है? और उसके उसके साथ इनकी अभी तलाक हुई है। तो अभी सवाल इस तरह से उन्होंने पूछा हुआ था कि अभी ऐसा कौन-सा फ़ेमस जोड़ा है या बंदा है जिसकी तलाक हुई थी? तो उसमें बिल गेट्स की ऑप्शन थी, तो ये जिनको पता था ये पहले मैंने आपको ऐसे बताया भी है जब इनकी तलाक हुई थी कि कितने इसने पाउंड भी दिए थे और ये सारी चीज़ें। और वैसे भी बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स जौन-सी हैं, ये पहले से ही पीपीएससी और एफपीएससी की फेवरेट है। पहले भी सवाल पूछा जाता था जब ये उसकी वाइफ थी कि मेलिंडा गेट्स जौन-सी हैं, इनका बिल गेट्स के साथ क्या ताल्लुक है? तो ऑप्शन होती थी कि उसकी बहन है, उसकी बीवी है, उसकी बेटी है। तो इस तरह के ऑप्शंस पहले भी तो मेलिंडा गेट्स और बिल गेट्स इसके बारे में वन पेपर के हवाले से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये पाकिस्तान किस वजह से आया? बल्कि पहले ये लिख लें कि ये जब पाकिस्तान आए तो इनको एक एजाज़ दिया गया, उसका नाम है हिलाल-ए पाकिस्तान। हिलाल-ए पाकिस्तान। और ये हिलाल पाकिस्तान किनको दिया जाता है? उन लोगों को दिया जाता है जो जिन्होंने पाकिस्तान के लिए किसी न किसी शोबे के अंदर, किसी इंसानियत के लिए या किसी हवाले से कोई खिदमात अंजाम दी होती हैं, तो उनको ये हिलाल पाकिस्तान का अवार्ड दिया जाता है। और अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो ये सेकंड सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पाकिस्तान है। ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पाकिस्तान है। और जो पुराने मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पाकिस्तान क्या है? वो है निशान-ए पाकिस्तान। वो क्या है? निशान-ए पाकिस्तान। और हिलाल पाकिस्तान जौन-सा है वो क्या है? वो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि बिल गेट्स साहब को दिया गया और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि बिल गेट्स जब पाकिस्तान आए तो उनको पाकिस्तान की तरफ से कौन-सा अवार्ड दिया गया? निशान-ए पाकिस्तान, हिलाल पाकिस्तान, सितारा-ए पाकिस्तान, तमगा इम्तियाज़, जितने अवार्ड्स हैं, सारे पूछे जा सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि जब बिल गेट्स साहब 17 फ़ेब को पाकिस्तान के पहले दौरे पर आए, तो पाकिस्तान ने उनको उनकी पाकिस्तान के लिए खिदमात के इवज़ क्या दिया? हिलाल पाकिस्तान दिया, जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था। और दूसरी बात और बिल गेट्स के पाकिस्तान के आने का मकसद क्या था? पोलियो के लिए, क्योंकि उनकी जौन-सी फाउंडेशन है, उन्होंने पाकिस्तान में पोलियो के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है और ये पोलियो के लिए याद रखिएगा, सिर्फ़ पाकिस्तान प्लस अफ़गानिस्तान, ये अब 2 मुल्क हैं जो कि अभी तक जिनके अंदर पोलियो वायरस एक्सिस्ट करता है। पोलियो एक्सिस्ट, ठीक है? पोलियो वायरस इन 2 मुल्कों के अंदर एक्सिस्ट करता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जौन-सा है उसको 2020 के अंदर अफ्रीका कॉन्टिनेंट उसको 2020 के अंदर डब्ल्यूएचओ ने ऑफ़िशियली पोलियो फ्री करार दे चुके हैं। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ये भी जनरल नॉलेज का आपका सवाल है, पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से 2 मुल्क हैं जिनमें अभी तक पोलियो वायरस जौन-सा है वो एक्सिस्ट करता है और वहाँ से बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। ठीक हो गया? तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जौन से हैं, ये 2 मुल्क जौन से हैं वो क्या कहते हैं, ऐसे हैं जिनके अंदर अभी ये एग्ज़िस्ट करता है। अच्छा ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को ये बहुत ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है, J-10C फाइटर फाइटर जेट्स। पाकिस्तान को ये फाइटर जेट्स मिलने हैं, पाकिस्तान खरीदने लगा है, J-10C। अब ये J-10C जौन-सा है, ये तैयारे क्या हैं? ये तैयारे जौन-से हैं इनको F-16 का मुतबादिल कहा जा रहा है। और ये पाकिस्तान कौन से मुल्क से खरीदेगा, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है चाइना। F-16 जो तैयारे हैं, F-16 तैयारे वो पाकिस्तान कहाँ से खरीदता था? पाकिस्तान वो खरीदता था यूएसए से। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि F-16 तैयारे जौन से हैं, वो पाकिस्तान ने किससे खरीदे हैं? तो F-16 बनाता है अमेरिका, यूएसए।
लेकिन ये जो J10C जिनको कहा जा रहा है कि ये F-16 के मुतबादिल हैं और उनसे बहुत बेहतर हैं, जो उनसा है, जो भी इनकी चीज़ें होती हैं जेट्स की, कि उनकी परफॉर्मेंस वाइज़ और ओवरऑल, तो ये J10C जो उनसा है, ये चाइना से पाकिस्तान खरीद रहा है और मोस्ट प्रोबेबली ये चांस ये है कि जो अभी आपका 23 मार्च पाकिस्तान डे आ रहा है, उसके ऊपर ये कुछ चाइना की तरफ से ये जो J10C हैं, इनकी परेड भी की जाएगी। तो मे भी हो सकता है उस वक्त ये और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी न्यूज यही चल रही है कि J10C जो उनसे हैं, ये फाइटर जेट्स पाकिस्तान चाइना से खरीदने जा रहा है। और इसी तरह पाकिस्तान ने चाइना से एक और तैयारे भी खरीदे थे, वो है JF-17 थंडर तैयारे। तो 16 जोन से हैं वो यूएसए से खरीदे थे और JF-17 थंडर तैयारे जोन से हैं वो चाइना से खरीदे थे, लेकिन अब पाकिस्तान जोन से हैं उनको लोकल प्रोड्यूस भी कर रहा है। तो 16 F-16 यूएसए से खरीदे और F-17 थंडर तैयारे जोन से हैं वो पाकिस्तान ने कहां से खरीदे? वो पाकिस्तान ने चाइना से खरीदे, लेकिन अब पाकिस्तान ने पहले चाइना के साथ मिलकर उनको बनाना शुरू किया। अब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह खुद जोन सा है F-17 थंडर तैयारे लोकल भी प्रोड्यूस कर रहा है और बहुत सारे मुल्कों को बेच भी चुका है। उसमें म्यांमार है, उसमें नाइजीरिया है और क्या कहते हैं, अभी रिसेंटली इराक का नाम भी आ रहा था, लेकिन म्यांमार, नाइजीरिया जोन से हैं, इनका नाम जोन सा है आपको पेपरों में भी मिलेगा कि पेपरों में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से मुल्क ने पाकिस्तान ने F-17 थंडर खरीदने का मुआहिदा किया है। तो ये जोन सा है म्यांमार, जिसको पहले बर्मा कहा जाता था, और दूसरा आपका जोन सा है नाइजीरिया, और अभी इराक के साथ भी मुआहिदे की बातें चल रही हैं। तो मे भी हो सकता है कि उनके साथ भी वो भी पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान के लोकली बने हुए जो पाकिस्तान ने खुद बनाए हैं, चाइना से खरीद के नहीं, पाकिस्तान जो खुद F-17 बना रहा है, वो पाकिस्तान आगे जोन सा है वो सेल कर सकता है या कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद हम ज़रा जंग की ही बातें कर रहे हैं, तो जंग की अगर हम बात कर लें, तो इसमें एक आजकल एक्सरसाइज़ चल रही हैं, पाकिस्तान की और KSA। जब मैं KSA लिखता हूँ, तो इसका क्या मतलब है? किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की क्या कहते हैं, एंटी टेररिज्म उसके ऊपर एक्सरसाइज़ेज़ चल रही हैं, तो उनका नाम आप लोगों को आना चाहिए, वो है अल समसाम, सम SAM सॉरी, समसाम, अल समसाम, अल समसान 822, ठीक है? अल समसाम 8 और 22 क्या है? 2022 के हवाले से, ठीक है? अल समसाम 8 ये उसका नाम है, ठीक है? अल समसाम जोन-सा है उसका नाम है और ये अल समसाम 8 प्रॉपर आपने याद रखना है। वहाँ ऑप्शंस आपको अल समसाम 7 भी मिल सकती है, 6 भी मिल सकती है। तो अल समसाम 8 और 2022, और ये कहाँ हो रही है? ये आपका इलाका है, उसका नाम है पाबी, केपी के अंदर। इसके बारे में हम बहुत दफ़ा डिस्कशन कर चुके हैं। नौशहरा जोन-सा है, नौशहरा, नौशहरा जोन-सा है, वहाँ ये इलाका है, ठीक हो गया? पाबी, पबी, अब पता नहीं इसको किस तरह पबी पढ़ते हैं, पाबी पढ़ते हैं, अगर कोई केपी से है तो माफ़ कर देना। तो वहाँ हो रही हैं एंटी टेररिज़्म, और वहाँ क्यों हो रही हैं? याद रखिएगा, पाकिस्तान का वहाँ एक सेंटर है, उसको कहते हैं 2022 है। 22 क्या है? 2022 ईयर, 2022 ईयर, उसको 22 लिखा हुआ है, ठीक? पाकिस्तान काउंटर टेररिज़्म टेररिज़्म सेंटर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान का काउंटर टेररिज़्म सेंटर जोन-सा है, वो कहाँ है? वो यहाँ है, पाबी के अंदर। और जितनी आपकी एंटी टेररिज़्म मशक़ें होती हैं, अभी रिसेंटली यूएसए के साथ भी हुई, उससे पहले भी जितने मुल्क आते हैं, जितने मुल्क की फ़ौजें आती हैं पाकिस्तान में एंटी टेररिज़्म की सॉरी एक्सरसाइज़ेज़ करने के लिए, वो कहाँ आती हैं? वो नेशनल काउंटर टेररिज़्म सेंटर आती हैं, और वो कहाँ लोकेट है? उसकी लोकेशन है पबी, जो कि नौशहरा का एक छोटा-सा तहसील है, और वो ये कहाँ है इलाका ओवरऑल? ये केपी के अंदर है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ हुई है, और ये जोन-सा है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का जो नेशनल काउंटर टेररिज़्म सेंटर है, ये कहाँ पाकिस्तान के किस एरिया में है? तो ये जो मैंने बताया केपी के अंदर जो पबी इलाका है, वहाँ जोन-सा है ये अवेलेबल है। उसके बाद अगर हम यहाँ से थोड़ा-सा आगे मूव करें, क्योंकि हम ये पहले बात क्या कहते हैं 17 फ़ेब हमने देखा बिल गेट्स आ गया। तो बिल गेट्स के बाद बात करें तो 20 फ़ेब को क्या हुआ? जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि जो विमेन हैरेसमेंट एक्ट है 2010, उसके अंदर तरमीम हुई शुरू में। तो 20 फ़ेब को क्या हुआ? एक क्या कहते हैं कानून है, उसको कहते हैं पीका, उसे कहते हैं पीका। पीका क्या है? वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अमेंडमेंट्स इन पीका,
अमेंडमेंट, पहले ये लिख लें, अमेंडमेंट्स इन पीका लॉ। ये पीका क्या है, इसकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल हर जगह जो सा है यही चल रहा है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम एक्ट। पीका क्या है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम एक्ट। और ये माशाल्लाह से कब आया था, ये 2016 के अंदर आया था। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट कब आया था, ये 2016 के अंदर आया था। और ये रिलेटेड किससे था कि ये जो ऑनलाइन जो सा है, आपके जब आपके ट्विटर है, आपका फेसबुक है, और डिफरेंट जो आपके पास सोशल मीडिया है, वहां जो सा है उनको ये कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। और इसके अलावा बाकी भी डोमेन्स थी, लेकिन उसमें बेसिकली ये था कि अगर कोई आपके बारे में आपके ऊपर इल्जाम लगाता है, आपकी किरदार कशी करता है, तो आप FIA को दरखास्त दे सकते हो इस एक्ट के तहत, पीका के तहत। तो अब पीका के अंदर क्या हुआ, अब पीका के अंदर अमेंडमेंट लाई गई, और ये जो अमेंडमेंट लाई गई वो लाई गई इसके सेक्शन 20 के अंदर। सेक्शन 20 के अंदर, सेक्शन 20 ऑफ पीका जो सा है उसको अमेंड किया गया। और उसको अमेंड क्या किया गया, और ये सेक्शन 20 है किस बारे में, ये है डिग्निटी ऑफ अ पर्सन। अब डिग्निटी ऑफ अ पर्सन, उसको इन्होंने क्या किया, उसके अंदर इन्होंने कह दिया कि अब डिग्निटी ऑफ अ पर्सन कि आप किसी की इज्जत के बारे में कोई बात नहीं कर सकते। तो उसमें डिफरेंट अमेंडमेंट्स की गई। उसमें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आप अमेंडमेंट्स तो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट क्या है वो मैं लिखवा देता हूँ कि पहले 3 साल तक सजा थी, अब इन्होंने क्या सजा क्या बढ़ा दी है, 5 साल तक, 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट, ठीक हो गया। और दूसरा, नॉन बेलेबल ऑफेंस कर दिया इसे, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कि आप जोन सा है अगर मेरे बारे में कोई बात करते हो और मैं पीका के सेक्शन 20 के तहत आपकी दरख्वास्त दे देता हूं FIA को, तो वो आपको उठा के ले जाएंगे और बाद में तफ्तीश करेंगे। बेल आप पहले नहीं करवा सकते, आप जरा थोड़ी देर जेल की हवा खाओगे, आप पहले लोग जेल की हवा खाओगे, और उसके बाद जोन सा है फिर आपकी बेल होगी अगर जज को मंजूर, वरना ये क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और 5 साल तक जोन सी है उसकी कैद है। और इसीलिए एक बात यहाँ जोन सा है, बरादराना मशवरा मुझसे ले लो कि आप लोग जोन से हैं जज्बाती होकर बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे कह देते हो, तो जरा हिसाब से, हौसले से चीजों को, खास तौर पर फेसबुक, व्हाट्सएप फिर भी जरा कुछ सिक्योर है कि आप के अपने दोस्त होते हैं, लेकिन अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। तो कोई इस तरह से रिपोर्ट कर दे हमारे लोग जोन से हैं किसी इदारे पर, और इसमें इदारे जोन से आपकी आर्मी है, आपके जज जोन से साहिबान है सारे, तो उनके ऊपर लोग जज्बात में आके बहुत सारी बातें कह देते हैं। तो उस हिसाब से चीजें कीजिएगा जोन से आप लोग जोन से हैं, ताकि 5 साल तक अपनी, फिर बाद में कहेंगे सर एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रही हमें, तो 5 साल तक अंदर जाने से बेहतर है कि अभी खामोश रहें, ठीक है। तो कोशिश, और इसको क्या किया है, इसको ब्लैक लॉ, इसको काला कानून कहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। वैसे अभी कुछ अगर आप लोगों ने कहना हो तो आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये सेक्शन 20 को सस्पेंड कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मनीला साहब ने क्या किया है, अतर मनीला साहब ने इसको सस्पेंड कर दिया अभी के लिए। उन्होंने कहा है कि अब देखेंगे कि इसको हमने क्या करना है, लेकिन अभी ये सस्पेंड है, लेकिन फिर भी जरा हिसाब किताब से चीजों को देखिएगा। अच्छा जी, तो ये अमेंडमेंट इसके अंदर हुई हैं 20 फेब को, और 20 फेब को इसके साथ अमेंडमेंट के साथ 20 फेब को साथ ही लिख लें। अमेंडमेंट सिर्फ पीका लॉ के अंदर नहीं हुई, इलेक्शन एक्ट के अंदर भी हुई हैं। इलेक्शन अमेंडमेंट्स इन इलेक्शन एक्ट। और ये इलेक्शन एक्ट कब आया था, 2017 के अंदर आया था। 2017 का जो इलेक्शन एक्ट आया था, 2017 का जो इलेक्शन एक्ट आया था, उसके अंदर भी क्या हुई है, अमेंडमेंट्स, ये ऊपर लिख लीजिएगा, ये अमेंडमेंट्स हुई हैं। 20 फरवरी को 2 अमेंडमेंट्स हुई हैं, एक पीका लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स हुई है, और दूसरी अमेंडमेंट हुई है इलेक्शन एक्ट के अंदर। अब इलेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट क्या हुई है, इलेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुई है कि पहले ये था कि जहां इलेक्शन होते थे वहां पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ही चले लिख लें, रिप्रेजेंटेटिव्स, वो नहीं जा सकते थे। मतलब MP MN ने एक इलेक्शन की कैंपेन के लिए नहीं जा सकता, आपका वफाकी वजीर जोन सा है वो इलेक्शन की कैंपेन के लिए नहीं जा सकता। तो उन्होंने अमेंडमेंट करके, इस गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक ऑफिस होल्डर जोन सा है वो जाके इलेक्शन की कैंपेन कर सकता है। तो एक ये अमेंडमेंट, और ये भी अमेंडमेंट कब हुई है, 2022 कह रहा हूँ, 20 फेब 2022 के अंदर ही ये हुई है। एक ही दिन 2 अमेंडमेंट्स हुई हैं, एक पीका लॉ के अंदर जो कि 2016 में आया था, और एक इलेक्शन एक्ट के अंदर जो कि 2017 में आया था। और पीका का मतलब क्या है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट।
और ये 2-3 चीजें आपने याद रखनी। अच्छा, ये तो आपने चीजें चलें याद रख ली। अब यहाँ एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि ये जो 2 अमेंडमेंट्स आई हैं ना, दीज़ अमेंडमेंट्स आर, ये कैसे आई हैं? थ्रू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस, ये ऑर्डिनेंस वाली जोन-सा अभी आपको बात जोन-सा है, जिन्होंने क्या कहते हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनको तो ऑर्डिनेंस का पता होगा। और अगर किसी को नहीं पता, तो ये ही यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आप लोग जाओगे, तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो आर्टिकल्स हैं, आपको उसका आइडिया हो जाएगा और आपको पता है कि उसमें पूछा जाता है सवाल। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है? आर्टिकल 89 के तहत, आर्टिकल 89 ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 89 के तहत आपके जो प्रेसिडेंट साहब हैं, आपके जो प्रेसिडेंट साहब हैं, वो एक कानून पास करते हैं। अब पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ज़रा थोड़ी-सी कहानी सुन लो, ताकि आप लोगों को ये, चले 2 मिनट अज़ान हो जाए, फिर मैं सुनाता हूँ कहानी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि आपका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें क्या होता है कि आपके 2 हाउसेज़ हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली। तो वहाँ जौन-सा है बिल पेश होता है, वहाँ से एक हाउस पास करता है, फिर दूसरे हाउस के पास जाता है, फिर प्रेसिडेंट उसे साइन करता है। ये एक तरीका है, आपने कोई भी कानून लाना हो, पास करवाने का ये तरीका है आपका। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब क्या मसला हुआ? अब मसला ये है कि आइन का एक आर्टिकल है, उसका नाम है 89। आर्टिकल 89 ये कहता है कि अगर मुल्क में कोई इमरजेंसी लगी हो या कौमी असेंबली का इजलास नहीं हो रहा हो, तो आपका सदर के पास ये इख्तियार है कि वो कोई भी ऑर्डिनेंस जारी करे। ऑर्डिनेंस भी एक बिल ही होता है, जैसे मैंने बताया कि अमेंडमेंट हुई है। उन्होंने कहा कि ये जौन-सा है, ये चीज़ें चलेंगी। तो वही बिल जौन-सा है, वो सदर डायरेक्ट सारी चीज़ों को, सारी असेंबलियों को पास करके एक जौन-सा है, साइन कर देता है कि ये लॉ बन गया। और वो याद रखिएगा, वो लॉ कितने दिन के लिए तक वैलिड होता है? 120 डेज़ के लिए। 120 डेज़ कितने बनते हैं आपके? 4 मंथ। और ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा पूछा गया है कि ऑर्डिनेंस का टाइम पीरियड कितना होता है? कितने टाइम के बाद आपका ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाता है? ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाता है। लैप्स वर्ड यूज़ होता है 1 पेपर के अंदर, लैप्स। लैप्स का मतलब खत्म हो जाता है, उसका दौरानिया खत्म हो जाता है। तो 120 दिन के बाद, यानी 4 महीने के बाद, वो जो ऑर्डिनेंस है वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है, या फिर क्या होता है कि उस 4 महीने के दौरानिया के अंदर-अंदर उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के अंदर पेश करना पड़ता है, ताकि उसको प्रॉपर तरीके से पास किया जा सके। इसी तरह हुकूमत ने क्या किया था? इसी तरह हुकूमत ने स्टेट बैंक का ऑर्डिनेंस जारी किया था। इसी तरह हुकूमत ने डिफरेंट ऑर्डिनेंसेस जारी किए थे। जब वो खत्म होने वाले थे, तो फिर हुकूमत ने क्या किया? उनको असेंबली के अंदर पेश कर दिया और फिर असेंबली से उनको पास करवा लिया। तो जब आपने जल्दी में कोई कानून बनाना होता है, और ये क्या है, ये ऑर्डिनेंस कौन जारी करता है? प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, बार-बार ये पूछा जाता है कि ऑर्डिनेंस अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कौन जारी कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट जौन-सा है वो आर्टिकल 89 के तहत, आर्टिकल 89 के तहत जौन-सा है वो क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस जारी करवाता है। और इसकी मुद्दत कितनी होती है? 120 डेज़। और ये जितनी 3-4 चीज़ें लिखी हैं, ये सारे आपके एमसीक्यूज़ हैं कि 120 डेज़ या 4 मंथ, प्रेसिडेंट और आर्टिकल 89। और ये जो अभी पीका का मैंने बताया और इलेक्शन कमीशन का मैंने बताया, ये दोनों आपके क्या थे? ये ऑर्डिनेंस थे। ये दोनों क्या थे? ये आपके ऑर्डिनेंस थे, और ये भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। उसके बाद 21 फ़ेब की बात करें, 21 फ़ेब की, 21 फ़ेब की अगर मैं बात करूँ, तो 21 फ़ेब को एक डे होता है, उसको कहते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। मदर लैंग्वेज डे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? 21 फ़ेब को अभी गुज़रा है। आपकी जो मादरी ज़ुबान है, उसका ये डे होता है, तो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान में किसी को आइडिया है कि पाकिस्तान में कितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं? किसी को कोई आइडिया हो, पाकिस्तान के अंदर कितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं? माँ बोली होती है ना, जो आप पहले हाँ जी। तो एक बात याद रखिएगा, चलिए रेंज लिख लें 70 टू 80। पाकिस्तान के अंदर 70 से 80 ज़ुबानें। अब कहीं जगह आपको 74 भी मिलेगा। मुझे अभी परसों मैं एक रिसर्चर से को टीवी पे सुन रहा था, उसने ये कोट किया कि पाकिस्तान के अंदर 80 ज़ुबानें बोली जाती हैं।
उसने क्या कहा कि पाकिस्तान के अंदर उसकी रिसर्च है, उसकी पीएचडी है मदर लैंग्वेजेस के ऊपर, तो वो ये कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर 80 जुबानें बोली जाती हैं। कहीं अगर आप न्यूज़पेपर में दिखोगे आपको 74 भी मिलेगा। लेकिन फिर मैंने 2-3 जगह पे इसको क्रॉस वेरीफाई जब किया, तो उन्होंने आपको ये रेंज मिलती है। तो अगर पूछा जाए तो आप ये कहोगे कि मोर देन 70 पाकिस्तान में कितनी जुबानें बोली जाती हैं? मोर देन 70। 70 से ज़्यादा जोन-सी हैं, 70 से ज़्यादा जोन-सी हैं, वो पाकिस्तान के अंदर क्या हैं? वो ज़ुबानें बोली जाती हैं। तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए कि अगर इसी तरह का कोई सवाल आए, तो उसमें अगर 70 की रेंज में कोई भी ऑप्शन हो, तो आप उसको लगा सकते हो। 70 से ज़्यादा है और मैक्सिमम जोन-सी हैं, वो 80 आता है। मैक्सिमम क्या आता है? वो 80 आता है। और उसके बाद अगर हम बात करें, तो हमारे पास 23 फ़ेब को, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चलें लिख लें, 23 फ़ेब को पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे, उनका नाम है रहमान मलिक। पाकिस्तान के पहले पीपल्स पार्टी के दौर में ये वज़ीर दाखिला भी रहे हैं। तो रहमान मलिक साहब जो से हैं, ही डाइड। इनका ताल्लुक कहाँ से था? पीपल्स पार्टी से था और पीपल्स पार्टी के दौर में ये वज़ीर दाखिला रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर जिसे कहा जाता है। तो ये 23 फरवरी को इनकी डेथ हुई है। तो ये भी आप लोग जो से इसको साथ जो सा वो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो उसके बाद अब हमारे पास सिर्फ़ जो चीज़ें बच जाती हैं, वो हैं वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर का विज़िट है, रशिया का, और रशिया और यूक्रेन में जो कुछ चल रहा है, उसके ऊपर जो-सा है वो हमने क्या करना है, उसके ऊपर हमने क्या करनी है, बात करनी है। तो उससे पहले आज का ही करंट अफ़ेयर्स बिल्कुल जिसे कहते हैं कि अभी आज मैं दोपहर को जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो सॉरी न्यूज़ सुन रहा था, तो वहाँ ये चीज़ आई, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम प्राइम मिनिस्टर का रशिया का दौरा और रशिया और यूक्रेन में जो कुछ चल रहा है, उसके हवाले से क्या कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम वो चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। तो वो इम्पोर्टेंट क्या है? 2 नाम हैं इम्पोर्टेंट, वो लिख लें, अनिल कुमार और कलेश कुमार, कलेश कुमार, ठीक है? अनिल कुमार और क्या है दूसरा? अनिल कुमार के बाद क्या है दूसरा? वो है कलेश कुमार। ये दोनों क्या हैं? इन दोनों की अगर मैं बात करूँ कि इन दोनों का मैंने आप लोगों को ये क्यों बताया है? ये इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है कि ये दोनों जोन से हैं, ये पाकिस्तान आर्मी में फर्स्ट हिंदू हैं जो कि अभी प्रमोट हुए हैं लेफ्टिनेंट कर्नल के। किस कहाँ हुए हैं? लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल जोन से हैं, ये अभी प्रमोट हुए हैं और ये पाकिस्तान के पहले हिंदू हैं, मेजर जनरल से जो सॉरी मेजर से प्रमोट होकर लेफ्टिनेंट कर्नल बने हैं। तो इस तरह की जोन सी अचीवमेंट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा जोन सी हैं, ये पूछी जाती हैं। जैसे मैंने आपको कल वो बताया था, जैसे साइशा मलिक का भी बताया था कि फर्स्ट फीमेल है, इसी तरह वो डॉक्टर सारा गिल का बताया था कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर जोन सी हैं, डॉक्टर हैं। इसी तरह ये भी जोन से हैं, ये 2 हिंदू जोन से माइनॉरिटी कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है। अनिल कुमार और कलेश कुमार ये आज ही प्रमोट हुए हैं आईएसपीआर के मुताबिक, पाकिस्तान के पहले लेफ्टिनेंट हिंदू जोन से हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, और ये मेजर से जोन से प्रमोट होकर आए हैं। इसी तरह आप लोगों को इसी तरह जौन-सा है, आप लोगों को जौन-सा है, इसमें एक और चीज़ जौन-सी है, वो अगर मैं आपको बता दूँ साथ ही अगर हम चलें कर तो रहे हैं, वो है कृष्णा कुमार, ठीक है? कृष्णा कुमार, ये कौन-सा हैं? ये फर्स्ट हिंदू फीमेल सेनेटर, फीमेल सेनेटर, ठीक हो गया? कृष्णा कुमार, उसके बाद यहाँ साथ एक और फर्स्ट हिंदू फीमेल सेनेटर, और इसी में ही ये अभी रिसेंटली भी सवाल रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, उनका नाम है सुमन सुमन पावन, आर नहीं है ये पी है, सुमन पावन बुदानी, ठीक है? कृष्णा कुमारी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है इनका, पीपल्स पार्टी पीपीपी, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और ये जो सुमन बुदानी साहिबा हैं, ये पाकिस्तान की फर्स्ट हिंदू सिविल जज सिविल जज हैं ये, ठीक है? ये भी आपका पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। और उसके बाद अभी जो रिसेंटली जो 2019 की डेवलपमेंट है, रिसेंटली तो नहीं, वो है गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह कौन है? नाम से आपको पता है। तो ये मैं सिर्फ़ बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा कि ये फर्स्ट सिख सेनेटर ऑफ पाकिस्तान है। ठीक हो गया? फर्स्ट फर्स्ट
सिख सेनेटर पाकिस्तान, और इनका ताल्लुक कौन सी जमात से है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। गुरदीप साहब जोन से हैं, इनका कहाँ से ताल्लुक है? इनका ताल्लुक है पीटीआई से। और कृष्णा कुमार कोहली साहिबा जोन सी हैं, इनका क्या ताल्लुक है? इनका ताल्लुक है पीपल्स पार्टी से। एक फर्स्ट फीमेल हिंदू सेनेटर हैं, और एक जोन से हैं फर्स्ट सिख सेनेटर हैं गुरदीप सिंह, और दूसरा मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हिंदू सिविल जज जोन से हैं, जोन सी हैं, उनका भी नाम जोन सा है वो हमने देख लिया कि वो हमारे पास जोन सा है, उनका क्या नाम है वो भी हमने इसको डिटेल में देख लिया। तो ये 2-3 चीज़ें उसके साथ थी, तो मैंने कहा ये ज़रा जोन सी हैं आप लोगों को ये क्लियर भी हो जाएँगी, क्योंकि इसमें जोन सा है फिर बार-बार इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम खान साहब के विज़िट के ऊपर आएँ, बस एक चीज़ लिख लें, फिर मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, वो है 24 फ़ेब को एक वर्डिक्ट आया है, वो है नूर मुकद्दम केस का, तो वो भी आप साथ लिख लें, मे बी इम्पोर्टेंट है, मे बी ना हो। नूर मुकद्दम केस, नूर मुकद्दम जोन-सा है, को बेचारी को 20 जुलाई को मारा गया था, 20 जुलाई 2021 को, 2021 को शी मर्डर्ड, इसको मारा गया था, और मारा किसने था? ज़ाहिर जाफ़र ने, ज़ाहिर जाफ़र। तो पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा मुकदमा डिस्कस हुआ, बहुत ज़्यादा इसके बारे में बातें हुई, चीज़ें हुई। तो इस वजह से ये बहुत हाई प्रोफाइल केस बना, और इसी वजह से करंट अफेयर्स में हम भी इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ज़ाहिर जाफ़र ने इसको मारा था, और 24 फरवरी को इसको सज़ाए मौत जोन-सी है अदालत ने सुना दी, सज़ाए मौत। तो ये डेट भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ अब इसमें 2 डेट्स इम्पोर्टेंट है। एक तो नूर मुकद्दम का कत्ल 20 जुलाई को हुआ, और ज़ाहिर जाफ़र जिसने इसको कत्ल किया था, उसको सज़ाए मौत कब सुनाई गई? ये अभी रिसेंटली कल परसों आज क्या है? हाँ, कल सुनाई गई। कल 24 फ़ेब थी ना? हाँ, तो कल 24 फ़ेब जोन-सी है, कल ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत जोन-सी है वो सुनाई गई। ठीक हो गया? तो ये भी क्योंकि पाकिस्तान में पूरा इसके ऊपर लोगों की नज़र थी कि इस मुकदमे के अंदर क्या बनेगा, तो ये चीज़ें भी जोन-सी हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम अब आते हैं मेन, जो कल भी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, सर यूक्रेन का क्या मसला हुआ है? तो ये 24 फ़ेब को कल कल का ही वाक़या है, तब यूक्रेन जोन-सा है, ये कोई वकील बेहतर बता सकता है। ये बात कौन-सा, अगर कोई वकील है तो वही बेहतर बता सकता है। अच्छा, तो प्राइम मिनिस्टर साहब रशिया गए, 2 दिन का विज़िट था उनका। प्राइम मिनिस्टर साहब रशिया गए 23 और 24, 23 के दिन गए, और ये फ़ेब 23 को गए, और कल 24 थी, कल वापस आ गए। 2 दिन का इनका विज़िट था, और वहाँ गए, और वहाँ जाकर इन्होंने उनके जो प्रेज़िडेंट हैं व्लादे व्लादिमीर पुतिन साहब, ये रशियन प्रेज़िडेंट हैं, उनसे इन्होंने मुलाकात की, पुतिन साहब से। और उसके बाद वहाँ जो-सा है पाकिस्तान की कुछ गैस के हवाले से एक प्रोजेक्ट उन्होंने उस पे डिस्कस किया, तो वो उसका नाम सिर्फ़ लिख लें। अभी उसके बारे में जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी, पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, ये रशिया जो-सा है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन। तो इसके बारे में अगर पूछ लें कि इसमें कौन सबसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए पाकिस्तान के साथ या पार्टनरशिप करने के लिए रेडी है, तो वो कौन-सा है? वो जोन-सा है पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जोन-सी है, वो रशिया के साथ पाकिस्तान इसके बारे में जो-सा मुआहदे वगैरह कर रहा है। तो इसके बाद ये बात करें तो बड़ा इम्पोर्टेंट खान साहब का इवेंट था। ये पाकिस्तान का जोन-सा है, अगर 99 के बाद अब कितने बन जाते हैं? 23 साल। हाँ, 23 साल। 23 साल बाद पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर था जिसने विज़िट किया था। लास्ट टाइम जोन-सा है हमारे महबूब कायद नवाज़ शरीफ साहब जोन-से हैं, उन्होंने नवाज़ शरीफ उन्होंने मार्च 1999 के अंदर मार्च 1999 के अंदर विज़िट किया था, और अगर पूछा जाए कि बिफोर इमरान खान हू वाज़ द लास्ट प्राइम मिनिस्टर टू विज़िट रशिया, तो वो कौन थे? वो आपके नवाज़ शरीफ साहब थे, जो कि मार्च 1999 के अंदर उन्होंने विज़िट किया था। एज़ अ प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर प्रेज़िडेंट की बात करूँ, तो वो ज़रदारी साहब जोन-से हैं। वो ज़रदारी साहब जोन-से हैं, एज़ अ प्रेज़िडेंट उन्होंने 2011 के अंदर मॉस्को का दौरा किया था। उन्होंने क्या किया था? मॉस्को, मॉस्को क्या है? कैपिटल है, तो इसलिए मैं मॉस्को बोल रहा हूँ, या रशिया। तो आप लोगों को भी इसी तरह मॉस्को, इनकी चीज़ें जोन-सी हैं बेसिकली पता होनी चाहिए। तो ज़रदारी साहब ने एज़ अ प्रेज़िडेंट 2011 में रूस का दौरा किया था, और नवाज़ शरीफ साहब ने 1999 के अंदर एज़ अ प्राइम मिनिस्टर रूस का दौरा किया था, और उसके बाद अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो अभी इमरान खान साहब हैं, उन्होंने 23 फ़ेब और 24 फ़ेब को दौरा किया है।
किसका? रूस का दौरा, 2 दिन का उनका दौरा था जिसके अंदर, और ये क्या था जिसके अंदर ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट की बातें थी, बायलैटरल दौरा था और पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के ऊपर डिस्कशन की कि किस तरह ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि 70% इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की होगी और 30% इन्वेस्टमेंट जो उनकी है वो रशिया की होगी, और ये पाकिस्तान की ये क्या कहते हैं पाइपलाइन बिछेगी, जिसके बारे में कहा जाता है कि लाहौर से लेकर कराची तक ये पाइपलाइन बिछेगी और पाकिस्तान की जो गैस की ज़रूरियात हैं उनमें से बहुत ज़्यादातर जो उनसे मुश्किलात आ रही हैं वो हल हो जाएंगी। ठीक हो गया? मुशर्रफ साहब, जरदारी से पहले मुशर्रफ साहब थे तो वही गए होंगे। अच्छा जी, उसके बाद अब हम आ जाते हैं जो आजकल हर जगह हॉट टॉपिक है, वो 24 फ़ेब, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 फ़ेब क्या है? रशिया इन्वेडेड यूक्रेन। रशिया ने क्या किया? यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। कौन सी डेट को किया? 24 फ़ेब को। तो अभी जो-सा है, अभी तो आजकल हुआ है हमला, तो ज़हनों में है, लेकिन 3, 4, 5, 10 महीने बाद जब हमसे पेपर में पूछा जाएगा तो हमें भूल जाएगा। तो नोट्स बना लो, इसलिए कहता हूँ नोट्स साथ-साथ बनाओ। तो 24 फ़ेब जो-सा है 2022 को रशिया ने यूक्रेन के ऊपर क्या किया था? हमला किया है। और रशिया ने हमला क्यों किया? इसकी 2-3 रीज़न्स हैं, वो आपको बता दूँगा साथ। लेकिन अभी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डॉनबास रीजन एग्ज़ पीपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। डॉन डॉनबास रीजन कौन से 2 मुल्कों के दरमियान डिस्प्यूटेड रीजन है? तो ये रशिया और यूक्रेन जो-सा है, उनके दरमियान ये डिस्प्यूटेड रीजन है। ठीक हो गया? रशिया और यूक्रेन के दरमियान ये डिस्प्यूटेड रीजन है, डॉनबास रीजन। तो अब ये डॉनबास जो रीजन है ना, इसके अंदर 2 रियासतें हैं छोटी-छोटी, मतलब समझ लेंगे, हाँ, रियासतों का मतलब क्या कह रहा हूँ कि 2 छोटे-छोटे सूबे हैं। उनका क्या नाम है? उनको अगर मैं यहाँ डिवाइड करूँ, उनका नाम लिख दूँ, ताकि अब क्योंकि डॉनबास के अलावा ये ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं, इनका नाम है डॉन DONES, नहीं एस बाद में आएगा, TSK, डॉनसेक, और दूसरे भाई साहब, दूसरे जो वो हैं सूबा है उसका नाम है लुशांक, लुशांक। तो ये 2 एरियाज़ हैं डिस्प्यूटेड, डॉनसेक और लुशांक, और इन दोनों को जब कंबाइन किया जाता है तो उस रीजन को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है डॉनबास रीजन। डॉनसेक और लोशांक 2 ये एरियाज़ हैं यूक्रेन के अंदर, और ये कहाँ हैं दोनों? ये यूक्रेन के अंदर हैं, ये यूक्रेन के अंदर हैं, और इन दोनों को जब कंबाइन किया जाता है तो इनको कहा जाता है डॉनबास रीजन। और ये डॉनबास रीजन का जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन भी पूछा गया है और बार-बार पूछा जाता रहेगा। तो इन दोनों रीजन के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा था 2014 से, और 2014 से क्या कर रहा था? 2014 से इनका डिस्प्यूट चल रहा था, और 2014 इंपॉर्टेंट क्यों है? कि 2014 के अंदर रशिया ने क्राइमिया का एरिया अनेक्स्ड कर लिया था। अनेक्स्ड, अब वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी सिर्फ ये लिख लें, फिर हम इसको कहानी को ज़रा कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब 2014 के अंदर क्या हुआ? ये क्राइमिया जो-सा है, क्राइमिया वाज़ पार्ट ऑफ यूक्रेन, ये यूक्रेन का हिस्सा था, ठीक है? क्राइमिया क्या है? ये यूक्रेन का पार्ट था। तो 2014 के अंदर, फ़ेब का आई थिंक रूस को मंथ पसंद है। तो फरवरी 2000 क्या कहते हैं 14 के अंदर, और डेट क्या थी? अगर मैं आपको एग्ज़ैक्ट डेट भी बताऊँ तो 20 फ़ेब थी जब क्राइमिया को के ऊपर हमला किया गया था। तो 20 फ़ेब, आई थिंक फ़ेब पसंद है रशिया को। तो 20 फ़ेब 2014 को क्राइमिया को यूक्रेन से खींचकर रशिया ने क्या किया? अनेक्स कर लिया, और क्रेमिया उस वक़्त यूक्रेन का पार्ट था। तो उसके बाद क्या हुआ? ये जो 2 एरियाज़ हैं ना, ये 2 एरियाज़, रूस ने कहा ये भी हमें चाहिए, ये एरियाज़ भी हमें चाहिए। तो यूक्रेन ने कहा नहीं भाई, ये हमारे एरियाज़ हैं। तो रशिया ने कहा चलें हम यही एरिया जौन-सा है क्रीमिया का ले लेते हैं, क्राइमिया का, और ये डोनबास का रीजन छोड़ देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। तो 2014 से इन जौन-सा है, इन 2 एरियाज़ के अंदर रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रही थी। वो कह रहे थे हमें आज़ादी दो, हम यूक्रेन के साथ नहीं रह सकते। यूक्रेन के लोग जौन-से हमारे ऊपर ज़ुल्म करते हैं, और इन सबको सपोर्ट थी रशिया की। रशिया जौन-सा है इन दोनों एरियाज़ के अंदर उनको सपोर्ट करता था। तो और उसको रशिया कहता था कि ये जो जगह है, ये जो एरियाज़ हैं, डॉनबास रीजन है, ये हमारा है। तो अब क्या हुआ? 23 फ़ेब को रशिया ने इस रीजन को क्या किया? इंडिपेंडेंट क्लेम कर दिया। उन्होंने कहा कि ये एरिया जो था ये इंडिपेंडेंट है और ये हमारा एरिया है, और उन्होंने इस रीजन के अंदर अपनी फ़ौजें दाखिल कर दी, और 24 फ़ेब को ऑफ़िशियली रशिया ने यूक्रेन को क्या कर दिया? इन्वेड कर दिया।
इसकी एक और वजह भी है नेटो वाली, वो भी आपको भी आगे बता दूंगा, लेकिन ये जरा थोड़ा सा इसका था कि इस रीजन में क्या किया रशिया ने, इनको इन्वेड कर दिया और अब यूक्रेन जो सा है, ये दोनों कंट्रीज जो से अपनी जंग पे हैं। अब यहाँ मसला क्या है कि रशिया, आपको पता है, सबसे ज्यादा नेचुरल गैस जो सा है, नेचुरल गैस के रिजर्वायर जो से हैं वो रशिया के अंदर है। नेचुरल गैस सबसे ज्यादा कहाँ है? रशिया के अंदर है, ठीक है। और इसी तरह सबसे ज्यादा जो सा है वो वीट पर जो एक्सपोर्ट करता है, गंदम है जो वीट एक्सपोर्टर, सबसे ज्यादा वो भी रशिया है। तो अब मसला ये है कि रशिया के ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं। अब रशिया के ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं, डिफरेंट इस तरह की चीजें जो सी हैं ये चल रही हैं, ये सारी कहानी चल रही है। अब इसमें जो दूसरा मसला है, बल्कि यहाँ इससे पहले मैं दूसरे मसले की तरफ जाऊं, यहाँ एक चीज लिख लें यूक्रेन के हवाले से। यूक्रेन, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम लिख लें, व्लादिमीर जेलेंस्की। जेलेंस्की। एक है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन, जो पुतिन साहब हैं वो कौन है? वो है रशिया के प्रेसिडेंट। एक है व्लादिमीर जेलेंस्की। जेलेंस्की साहब जो उनसे हैं वो कौन है? वो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट, जिसके ऊपर रशिया ने क्या किया हुआ है? इन्वेड किया हुआ है। और इसका कैपिटल जो सा है वो क्या है? कीव। उसका क्या है? कैपिटल कीव। और आप आजकल हर जगह इसी को न्यूज में सुनोगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया? अच्छा जी। हाँ, बिल्कुल, पेट्रोल वगैरह हर चीज़ महँगी होगी। तो वो एक एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हर चीज़ महँगी होगी, पेट्रोल जिसने भरवाना है वो भरवा ले। अच्छा, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साहब जौन-से हैं वो क्या हैं? वो यूक्रेन के प्रेज़िडेंट हैं। तो इसको भी आपने इम्पोर्टेंट याद रखना है। बहुत ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे लास्ट टाइम अज़रबैजान का जब इश्यू हुआ था नागोर्नो-काराबाख का, तो अज़रबैजान और आर्मेनिया के प्रेज़िडेंट और उनके प्राइम मिनिस्टर बार-बार पेपर में रिपीट हुए थे। तो इस तरह जो यूक्रेन है और व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनको बार-बार रिपीट किया जाएगा एग्ज़ाम में। और दूसरा, यूक्रेन का तो आप याद ना करें, लेकिन ये नाम भी आपको आना चाहिए, सर्गे लैवरोव। सर्गे लैवरोव। अब आप कहेंगे सर ये बंदा कौन है? सर्गी, सर्जे या सर्गी जो भी पढ़ना है इसको, लैवरोव ये हैं फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया। ये पाकिस्तान भी आए थे, ठीक है? और अभी जब हमारे हमारे भी प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे, तो साथ जो हमारे वज़ीर ख़ारिजा हैं शाह महमूद, वो भी गए थे। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इनसे मुलाकात की, तो ये भी आजकल दोबारा फिर न्यूज़ में है। तो इसीलिए आपको फ़ॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया भी पता होना चाहिए। प्रेज़िडेंट तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए। इवन अभी जैसे अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर का पूछ लिया था, तो रशिया जैसे मुल्क, ये जो बड़े-बड़े जैसे यूएसए है, एंटनी ब्लिंकन साहब हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, आपका इंडिया है एक साइड पे, तो जितने इम्पोर्टेंट मुल्क हैं, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, इन सब के फॉरेन मिनिस्टर्स तो एटलीस्ट जो कि न्यूज़ में रहते हैं, वो आप लोगों को उनका आइडिया होना चाहिए। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब मैं दूसरी बात यहाँ करता हूँ, वो है नेटो के रिलेटेड। अब नेटो आजकल आप लोगों ने न्यूज़ में बहुत सुन लिया होगा। बहुत ज़्यादा जौन-सा है, बहुत ज़्यादा आप नेटो को सुन रहे होगे। आप कहोगे ये नेटो क्या बला है? नेटो को भी हम देख लेते हैं कि नेटो क्या बला है? ये किस बला का नाम है? तो ये जो रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, इसकी एक वजह बताई जो जा रही है, वो नेटो भी है। अब नेटो क्या है, पहले नेटो को देख लेते हैं, फिर हम इसकी कहानी ज़रा जोड़ लेंगे, ठीक है? फिर हम नेटो की कहानी को भी जोड़ लेंगे। नेटो का पहले तो आपको मतलब पहले तो एक सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज़ नेटो? तो नेटो इज़ अ मिलिटरी अलायंस। नेटो एक क्या है? मिलिटरी अलायंस। ये कोई इकोनॉमिक कोऑपरेशन अलायंस नहीं है। ये कोई गेम खेलने के लिए अलायंस नहीं बना हुआ। ये क्या है? ये एक मिलिटरी अलायंस है। और इसको क्या कहा, इसका पूरा वो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब क्या हुआ? अब ये बनी कब? डेट और मंथ के साथ आपने याद करना है। 4 अप्रैल 1949 को ये बनी। और बनी कहाँ थी? बनी थी ये वाशिंगटन डीसी के अंदर। वाशिंगटन डीसी के अंदर फॉर्म्ड फाउंडेड सॉरी फाउंडेड बनी थी। और फाउंडर स्टेट्स इसकी कितनी थी? फाउंडर कंट्रीज या स्टेट्स? फाउंडर कंट्रीज कितने थे? 12। 12 मुल्क थे जिन्होंने इसको बनाया था। और नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ है?
इसका नेटो का हेडक्वार्टर, जहां ईयू का हेडक्वार्टर है, ईयू का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है ब्रसेल्स के अंदर, और ब्रसेल्स कहाँ है? बेल्जियम के अंदर। इस तरह से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। नेटो क्या है? नेटो एक मिलिट्री अलायंस है। नेटो का मतलब क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब बनी थी? 4 अप्रैल 1949 को। कौन से शहर में बनी थी? अब याद रखिएगा किस किस शहर में बनी थी और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। फाउंडेड इन वाशिंगटन डीसी। कितने मुल्कों ने मिलकर बनाई थी? 12 मुल्कों ने मिलकर बनाई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर। और अभी करंट 2022 के अंदर इसके मेंबर्स कितने हैं टोटल? इसके मेंबर हैं 30। अनदर इंपॉर्टेंट, ये जितनी मैंने चीजें आपको लिखवाई हैं ये आपके सारे वन लाइनर वन पेपर के एमसीक्यूज हैं। ये आपके वन पेपर के एमसीक्यूज हैं जो कि पहले पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो 30 मेंबर हैं और 30th मेंबर जो कि ऐड हुआ है वो कौन है? वो है मैसिडोनिया। वो क्या है? मैसिडोनिया। मैसिडोनिया। और ये ऐड कब हुआ है? ये अगर मैं एग्जैक्ट आपको डेट बताऊं, 27 मार्च 2020 को ये ऐड हुआ है। 27 मार्च 2020 को मैसिडोनिया नेटो का 30वां मेंबर बना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 27 मार्च 2020 को मैसिडोनिया ऑफिशियली ऑफिशियली नेटो का मेंबर बना है, 30वां मेंबर। उससे पहले 29 मेंबर थे, क्या कहते हैं आपके नेटो के। अब कितने मेंबर हैं? अब इसके 30 मेंबर हो चुके हैं। और 30वां मेंबर जिसने इसे ज्वाइन किया है उसका क्या नाम है? उसका नाम है मैसिडोनिया। उसका क्या नाम है? मैसिडोनिया। और ये जो 30 मेंबर हैं इसमें एक और छोटी सी चीज ऐड कर लीजिएगा, इसकी क्या कहते हैं ऐड कर लीजिएगा, वो ये है कि 30 में से 28 जो कंट्रीज हैं, 28 कंट्रीज जो से हैं उनका ताल्लुक है यूरोप से। उनका क्या ताल्लुक है? उनका ताल्लुक है यूरोप से। और 2 कंट्रीज जो से हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 2 कंट्रीज का ताल्लुक है नॉर्थ अमेरिका से। ये कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका से। और वो 2 कंट्रीज कौन से हैं? वो आपको यूएसए प्लस कनाडा, जिसका अभी हम एम्बेसडर ब्रिज देख रहे थे। एम्बेसडर ब्रिज जो यूएसए को और कनाडा को कनेक्ट करता है, ये वही 2 मुल्क हैं। ये सिर्फ नॉर्थ अमेरिका जो वाहिद कॉन्टिनेंट है वहां से ये 2 मुल्क नेटो का हिस्सा है। उसके अलावा 28 जो मुल्क हैं 30 में से, वो किसका हिस्सा है? वो यूरोप का पार्ट है जो कि नेटो का हिस्सा बने हुए हैं। तो ये तो नेटो था। और ये बना कब था? ये 1949 में तब बना था। और उस वक्त जो सोवियत यूनियन था, उस वक्त जो सोवियत यूनियन था जिसे यूएसएसआर कहा जाता है, उसको रोकने के लिए ये बना था। और इसका जो सा है अभी करंट 2014 से लेकर अभी तक इसका सेक्रेटरी जनरल जो सा है, सेक्रेटरी जनरल जो कि आजकल हर जगह भाई साहब न्यूज में है, नॉर्वे से उनका ताल्लुक है। 2014 में ये बने थे और 2014 से लेकर अभी तक ये कंटिन्यू कर रहे हैं। उनका क्या नाम है? उनका नाम है जेंस जेंस स्टॉल्टेनबर्ग। स्टॉल्टेनबर्ग। नॉर्वे से इनका ताल्लुक है। नॉर्वे से नॉर्वे से इनका ताल्लुक है बेसिकली। और ये सेक्रेटरी जनरल हैं किसके? नेटो के। ये क्या हैं? ये सेक्रेटरी जनरल हैं नेटो के, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के। और 2014 में इनको इसका सेक्रेटरी जनरल बनाया गया था और अभी 2022 है और अभी तक यही चल रहे हैं। और इनका क्या नाम है? जेंस स्टॉल्टेनबर्ग। जेंस स्टॉल्टेनबर्ग। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मुझसे पूछे तो अभी तक नेटो के हवाले से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होगा एमसीक्यूज, कि इनका जो सेक्रेटरी जनरल है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम क्या है? जॉन जेंस स्टोल्टनबर्ग। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि ये 1949 में तो बनी थी। तो 1949 में जब ये बनी थी ना, तो इसका मकसद क्या था? इसका जैसे मैंने बताया, इसका मकसद था सोवियत यूनियन को रोकना। तो सोवियत यूनियन को क्या उस वक्त कहा जाता था? यूएसएसआर। यूएसएसआर। तो इसका मतलब भी पूछा जाता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है। अब मसला क्या है? अब मसला ये है, मसला क्या है? मसला यहाँ ये आता है कि यूएसएसआर है क्या चीज? ये एक जैसे बताया कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, कुछ रिपब्लिक्स थे उन्होंने मिलकर एक यूनियन बना लिया। और ये यूनियन कब बना? ये 1922 में इन्होंने बनाया और 1991 में ये खत्म हो गया। बस आपको ईयर्स आने चाहिए। ईयर्स आपको क्या है? आने चाहिए।
1922 में इन्होंने ये बनाया क्या कहते हैं यूएसएसआर, और 1991 में यूएसएसआर खत्म हो गया, और 1991 में जब यूएसएसआर खत्म हुआ तो 1991 के बाद वो क्या बन के निकला, वो निकला रशिया। तो अगर आप में से किसी को बुक्स पढ़ने का इत्तेफाक हो तो 1991 से पहले जब भी रूस को मुखातिब किया जाता है तो उसको लिखा जाता है यूएसएसआर। लेकिन 1991 के बाद कि जब भी तारीख बयान होती है, जब भी कुछ लिखा जाता है तो वहाँ यूएसएसआर नहीं लिखा जाता। वहाँ क्या लिखा जाता है? वहाँ रशिया लिखा जाता है। उर्दू में रूस लिखा जाता है। यूएसएसआर 1991 के अंदर खत्म हो गया और उसकी वजह अफगानिस्तान जंग भी है और भी डिफरेंट रीजंस हैं। तो ये जोन-सा है, ये हम पाकिस्तान अफेयर्स में भी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो ये डिफरेंट हम हिस्ट्री में निकल जाएँगे। लेकिन आपको बस यहाँ तक ये आइडिया होना चाहिए कि 1991 के अंदर यूएसएसआर क्या हो गया था? खत्म हो गया। तो अब इस ये जब था, इसके लिए अमेरिका ने क्या किया था? अमेरिका ने नेटो बनाया था 1949 में कि हमने यूएसएसआर जोन-सा है, ये बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। जो आइडियोलॉजीज़ अपनी हैं, ये दूसरे मुल्कों में भेजते जा रहे हैं, तो हमने इसको कैसे कंट्रोल करना है? हमने इसको रोकना कैसे? तो उन्होंने नेटो बनाया और नेटो जोन-सा है, वो फैलता जा रहा था। तो यूएसएसआर ने कहा कि ये तो नेटो फैलता जा रहा है, तो हम क्या करें? तो यूएसएसआर ने नेटो के रिस्पॉन्स में एक अलायंस बनाया, उस अलायंस का नाम है वारसा पैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी सवाल कि वारसा पैक्ट किसके रिस्पॉन्स में बनाया गया था? कब बनाया गया था? क्या मसला? वो हम देखते हैं। लेकिन पहले आप क्या लिखो कि वारसा पैक्ट एक ये भी क्या था? ये भी एक अलायंस था। ये भी एक अलायंस था और ये किसके रिस्पॉन्स में बनाया गया था? ये मिलिट्री अलायंस आपका नेटो के रिस्पॉन्स में बनाया गया था और किसने बनाया था? इसके कर्ता-धर्ता कौन था? इसका कर्ता-धर्ता यूएसएसआर था, जिसको आज हम रूस कह रहे हैं, रशिया कह रहे हैं। वो वारसा पैक्ट इसने बनाया था और इसको ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी कहा जाता है। इसको ट्रीटी ऑफ नीचे लिख लीजिएगा चलें। इसको क्या कहा जाता है? वारसा पैक्ट को ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी कहा जाता है। ये कब हुई? ये मई 14, 1955 को वारसा शहर जोन-सा है पोलैंड का, ये इसको बनाया कहाँ गया था? वारसा के अंदर, और उसी के नाम से इसको वारसा पैक्ट कहा गया। और वारसा कहाँ है? पोलैंड का शहर है ये। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप को बल्कि चलें आप लिख लो। चलो बस मैंने बोल दिया, ठीक हो गया? ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है? ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी इसे कहा जाता है। अच्छा जी, वारसा पैक्ट जोन-सा है, वारसा पैक्ट ये पोलैंड के शहर के अंदर बना और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? इसका हेडक्वार्टर था मॉस्को। मॉस्को जो कि अब कहाँ है? रशिया के अंदर है, ठीक है? तो वारसा के अंदर ये बना और जब ये बना और इसके कितने मेंबर्स थे? इसके 8 मेंबर्स थे। इसके 8 मेंबर्स थे, ठीक है? और कर्ता-धर्ता मैंने आपको बता दिया यूएसएसआर था इसका, जिसने इसे बनाया था, इनिशिएटिव था जिसका। और दूसरा यहाँ क्या लिखना है आपने? डिसॉल्व्ड। डिसॉल्व्ड। डिसॉल्व्ड का क्या मतलब? कि जब यूएसएसआर 1991 के अंदर खत्म हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, डिसॉल्व्ड हो गया, यूएसएसआर सोवियत यूनियन खत्म हो गया, तो 1991 अगर मैं साथ आपको वो बताऊं तो 1 जुलाई 1991 के अंदर वारसा पैक्ट जो एक अलायंस था वो भी क्या हो गया? वो भी डिसॉल्व्ड हो गया। वो भी क्या हो गया? खत्म हो गया। वो भी क्या हो गया? खत्म हो गया। तो ये याद रखना आपको इम्पोर्टेंट होगा कि जैसे ही यूएसएसआर खत्म हुआ, जैसे ही यूएसएसआर खत्म हुआ, सोवियत यूनियन का ज़वाल आया, वो खत्म हो गया, उसके छोटे-छोटे टुकड़े हो गए, उसमें से सेंट्रल एशियन ये जो रिपब्लिक्स हैं आपकी कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान ये सब निकल आए। तो दौरान उसी वक़्त उन्होंने कहा कि अब वारसा पैक्ट का क्या फ़ायदा? वारसा पैक्ट भी खत्म हो गया। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता जाऊँ कि जिस 24 फरवरी को रशिया ने जौन से मुल्क यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, बिफोर 1991 यूक्रेन वाज़ पार्ट ऑफ यूएसएसआर। यूक्रेन भी सोवियत यूनियन का एक हिस्सा था। अगर आपसे कोई गलती से पूछ ले कि यूक्रेन कब आज़ाद हुआ, तो यूक्रेन एज़ अ इंडिपेंडेंट स्टेट ये 1991 जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, जब यूएसएसआर डिसॉल्व्ड हुआ, उस वक़्त जौन-सा है 1991 के अंदर यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर आज़ाद हुआ था और यूक्रेन को है, यूक्रेन भी सोवियत यूनियन जो थी उसका क्या था? उसका हिस्सा था।
सोवियत जो सा है यूनियन का यूक्रेन भी हिस्सा था, ये क्रीमिया भी हिस्सा था, उसके बाद ये आपका क्या कहते हैं चीचनिया वगैरह इस साइड पे जितने एरियाज हैं ये सारे आपके सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। ठीक हो गया। तो ये सारी जोन सी है। अब वारसा पैक्ट, ये सारी चीजें आपको बताने का मकसद क्या था? ये सारी चीजें आप लोगों को बताने का मकसद क्या था? वो मकसद ये था कि नेटो जो बनी थी यूएसएसआर को रोकने के लिए, तो 1991 के अंदर यूएसएसआर का तो दी एंड हो गया, वो तो खत्म हो गया। उसके साथ वारसा पैक्ट भी खत्म हो गया। लेकिन नेटो ने क्या किया? अगर नेटो 1991 में यहां तक थी, इस एरिया में थी, तो नेटो ने अपना एरिया यूं बढ़ाना शुरू कर दिया। डिफरेंट मुल्कों को कहा आओ भाई हमारे अलायंस में हमारा हिस्सा बन जाओ, हमारा हिस्सा बन जाओ। और नेटो के अंदर के अलायंस के अंदर एक शिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर नेटो के किसी भी मेंबर के ऊपर आप अटैक करते हो तो क्या होता है, बाकी सारे मुल्क मिलकर जो नेटो के मेंबर हैं वो उस मुल्क के ऊपर अटैक कर देते हैं। और यहाँ से मसला शुरू हुआ कि नेटो आहिस्ता आहिस्ता जो रशिया के इर्द गिर्द के मुल्क हैं उनको नेटो का हिस्सा बनाना चाह रहा था। और उसके अंदर ही यूक्रेन को नेटो ने ऑफर की कि यूक्रेन भाई आप जो सा है नेटो का हिस्सा बन जाओ, नेटो का हिस्सा बन जाओ। लेकिन यूक्रेन अभी तक नहीं बना था, नॉट मेंबर ऑफ नेटो, याद रखिएगा, मेंबर नॉट मेंबर ऑफ नेटो, स्टिल अभी तक नहीं है। तो इसी वजह से 2021 के अंदर यूएस ने नेटो ने मिलकर यूक्रेन के साथ एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी। और ये सारे मामला चल रहे थे, वो चाह रहे थे कि नेटो का हिस्सा बन जाए यूक्रेन। रशिया नहीं चाह रहा था इस तरह से। ठीक है, रशिया इस तरह से नहीं चाह रहा था। रशिया ने पहले भी बहुत दफा कोशिश की है कि यहाँ अपनी मर्जी की गवर्नमेंट रखी जाए। इसी वजह से अगर मैं यहाँ बताऊं तो 2004 2005 के अंदर यूक्रेन के अंदर एक रेवोल्यूशन भी आ चुकी है। यूक्रेन के अंदर एक रेवोल्यूशन भी आ चुकी है जिसको कहा जाता है ऑरेंज रेवोल्यूशन, जो कि अभी आपका रिसेंट सवाल भी पूछा गया था कि ऑरेंज रेवोल्यूशन किस मुल्क के अंदर आई थी। तो ऑरेंज रेवोल्यूशन रशिया यूक्रेन के अंदर आई थी 2004-5 के अंदर। उन्होंने रेजिस्ट किया था, उन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे, हम रशिया के खिलाफ जो सा है यहाँ रेजिस्ट करेंगे। तो ये 2004-5 के अंदर ऑरेंज रेवोल्यूशन भी आई थी यूक्रेन के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है यूक्रेन के हवाले से, आप लोगों को ये भी इसका भी आइडिया होना चाहिए। ठीक हो गया। तो इस वजह से एक नेटो का मसला, एक डॉन बास जो रीजन है, डॉन बास रीजन, उसका मसला, और यूक्रेन जो सा है वो आहिस्ता आहिस्ता नेटो के पास हो रहा था और रशिया को नेटो से मसला है, एक ये मसला। तो ये सब कुछ देखते हुए ये प्यूटन साहब ने 24 फरवरी को रशिया यूक्रेन के अंदर इन्वेड कर दिया है। और अभी तक की न्यूज़ ये है कि बिल्कुल जो उनका कैपिटल है कीव, जो मैंने आपको बताया है, कीव तक जो सा है वो पहुंचने वाले हैं। और मे भी हो सकता है कि 1 या 2 दिन के अंदर जो सा है पूरे यूक्रेन के ऊपर व्लादिमीर पुतिन साहब जो से हैं वो कब्जा कर लें। ठीक हो गया, वो जो से हैं क्या कर लें, वो कब्जा कर लें। तो ये जो सी हैं सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को क्या कहते हैं इसके बारे में पता होनी चाहिए। उम्मीद है इसकी कुछ ना कुछ समझ आई होगी। ये समझ आई कि ये क्यों जंग वगैरह ये सारे मसले मसाइल आजकल सारी जगह यूक्रेन रशिया क्या चल रहा है। चलें जी, ठीक। हाँ, ये किसी ने ऊपर पूछा था, वो उसने सफ़ीर ने बता दिया है कि जब यूएसएसआर 1991 के अंदर डिसइंटीग्रेट हुआ था तो कितने उसमें से मुल्क बने थे। तो 15 कंट्रीज़, 15 मुल्क, 15 कंट्रीज़, ये किसी ने, मैंने अभी देखा है, 15 कंट्रीज़ जो से हैं वो डिसइंटीग्रेट हुए थे। ठीक है, तो 15 जो मुल्क हैं वो डिसइंटीग्रेट हुए थे। अच्छा जी, तो उसके बाद अभी कहीं जाना नहीं है, अभी रहता है, टेंशन ना लो। अच्छा जी, अच्छा जी, अब उसके बाद अभी आज की 2 करंट अफेयर्स हैं, आज के ही, ठीक है? वो देख लो, सिर्फ 2 हैं छोटी-छोटी सी। एक क्या है, डॉक्टर सुमैरा शम्स, एक क्या है डॉक्टर सुमैरा, ये भी आज की न्यूज़ है, डॉक्टर सुमैरा शम्स। ये कौन है? ये पीटीआई की एमपीए हैं, केपी से। डॉक्टर सुमैरा शम्स जौन-सी हैं, ये पीटीआई की एमपीए हैं, केपी से। इनके लिए अवार्ड मिला है, इनको एक अवार्ड के लिए नामज़द किया गया है। वो अवार्ड का नाम लिख लो, उनका नाम है
one young word for the young politician, for the young politician। ये अवार्ड का नाम है पॉलिटिशियन अवार्ड। ये डॉक्टर सुमेरा शम्स को मिलेगा, जो कि केपी से एमपीए हैं। ये क्या है? केपी से एमपीए हैं और इनका किस जमात से ताल्लुक है? पीटीआई से इनका ताल्लुक है। तो ये जो उनसा है, ये एक बिल्कुल आज की न्यूज़ है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और दूसरी एक आज की न्यूज़ क्या है? वो है कि रुपीज़ 9.69 बिलियन डॉलर, सॉरी बिलियन रुपीज़, ये तो मैंने रुपीज़ लिख दिया, फाइन इम्पोज्ड ऑन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर 9.7 अप्रॉक्सीमेटली बिलियन रुपीस फाइन लगा है। और ये किसने लगाया है? ये यूएस ने लगाया है, इम्पोज्ड बाय यूएस। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ये फाइन इम्पोज किया है। और इसकी वजह क्या है? ये इम्पोज करने की वजह ये है, पाकिस्तान ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जोन्स है उसके ऊपर सही तरह से काम नहीं किया, इस बैंक ने खास तौर पर। ठीक हो गया? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से पाकिस्तान ने थोड़ी-सी वायलेशन की है। पाकिस्तान नहीं, मैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कहूँगा, क्योंकि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये जुर्माना लगा है। तो पूछा जा सकता है कि रिसेंटली यूएसए ने एक जुर्माना लगाया है पाकिस्तान के बैंक को, तो उस बैंक का नाम बताएँ? तो उस बैंक का नाम है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। क्या है? नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। नहीं, ये इंटरनेशनल अवार्ड है कोई, ये पाकिस्तान का अवार्ड नहीं है, ये इंटरनेशनल अवार्ड है। अच्छा जी। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वायलेशन की थी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, तो जिसकी वजह से 9.69 बिलियन रुपीस फाइन लगा दिया है यूएस ने। ठीक हो गया? अमेरिका इस हवाले से लगा सकता है कि अगर पैसा पाकिस्तान से अमेरिका में शिफ्ट हुआ है नेशनल बैंक के थ्रू, तो वो उस हैसियत से लगा सकता है, सेंट्रल बैंक है। उनका जो बैंक है वो पाकिस्तान पे फाइन लगा सकता है। ठीक हो गया? उसके बाद आज के दिन के हवाले से आप बता दूं, करंट अफेयर्स तो नहीं है, लेकिन आज के दिन से आज है 25 फेब। तो 25 फेब 2021 लिख रहा हूं, ये याद रखिएगा। 25 फेब 2021 क्या कहते हैं? जी जी, विजिट छोड़ो, अच्छा छोड़ो। अच्छा, 25 फेब 2021 को क्या था? 25 फेब 2021 को पाकिस्तान और इंडिया ने सीज फायर की थी ऑन एलओसी। लाइन ऑफ कंट्रोल जोन सा है, वहां पाकिस्तान ने और इंडिया ने एलओसी पे सीज फायर की थी। और ये सीज फायर किस थी? वो जिसे कहते हैं कि उसको एक्सटेंड किया था सीज फायर को। असल सीज फायर हुई थी 2003 के अंदर। असल इन्होंने सीज फायर की थी 2003 के अंदर। और उसके बाद फिर पिछले साल पाकिस्तान के जो डीजीएमओज बैठते हैं वहाँ, जो आर्मी के होते हैं, उन्होंने 25 फेब को अचानक ही एक दिन न्यूज आती है कि पाकिस्तान और इंडिया ने एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज फायर का ऐलान कर दिया है। और तब से लेकर आज, क्योंकि पूरा एक साल हो गया है, तो उसके ऊपर आर्टिकल में पढ़ रहा था। तो मेरे ख्याल में ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ के लोग जो से हैं ये शेलिंग की वजह से काफी उनका नुकसान होता था। तो एक साल हो गया है कंप्लीट सीज फायर को, फायरिंग नहीं होती, लोग जो हैं वो जरा सुकून में हैं। तो कश्मीर के दोनों अक्रॉस, एलओसी के अक्रॉस लोगों को काफी सुकून है इस सीज फायर का। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कब ये पाकिस्तान और इंडिया ने अनाउंस की थी? तो ये 25 फेब 2021 को ये सीज फायर जोन सा है वो अनाउंस किया गया था पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से कश्मीर के अक्रॉस। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ ना एक और चीज़ लिख लो, यूक्रेन और उसके हवाले से, फिर उसके बाद मैं एंड करता हूँ। वो है, क्योंकि इसका उससे काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक है, तो मैंने कहा ये भी आज ही आपको करवा दूँ, वो है स्विफ्ट। आप में से किसी को पता है स्विफ्ट क्या है? अगर किसी को कोई आइडिया हो स्विफ्ट का? देखा? स्विफ्ट गाड़ी। अच्छा, स्विफ्ट का मतलब लिख लो, स्विफ्ट का मतलब लिख लो, उसके बाद जौन-सा है, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक इंटरबैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन, ये स्विफ्ट का मतलब है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल फाइनेंशियल
टेलीकम्युनिकेशन। ये क्या है? स्विफ्ट है। अब ये क्या, इसका मकसद क्या है? ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है और ये क्या यूज़ करते हैं? ये बैंक इसको यूज़ करते हैं। बैंक इनको यूज़ करते हैं किसके लिए? टू सिक्योर मैसेजेस, टू स टू एक्सचेंज सॉरी टू एक्सचेंज सिक्योर मैसेजेस, टू एक्सचेंज सिक्योर मैसेजेस अबाउट ट्रांज़ैक्शंस। जो आपकी पैसों की ट्रांज़ैक्शंस होती हैं ना, ट्रांज़ैक्शंस जो भी है, ठीक है? तो उनके बारे में एक सिक्योर, कि अब फलाने बैंक ने उस बैंक में ट्रांज़ैक्शन कर दी है, तो वो एक सिक्योर मैसेज जाता है, तो वो किसके थ्रू जाता है? वो इस स्विफ्ट सर्विस के थ्रू जाता है। ये एक सोसाइटी है, ये एक क्या कहते हैं इसको, ये एक कंपनी है, ये एक स्विफ्ट उसका नाम है। तो जितने बैंक हैं इस दुनिया के, जितने इस दुनिया के मुल्क हैं, वो सारे इस टेक्नोलॉजी, उसको यूज़ करते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम को। ये एक सिस्टम है स्विफ्ट और ये पूरी दुनिया जो-सी है इसको यूज़ करती है। और पाकिस्तान जो है वो भी इसको यूज़ करता है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इस स्विफ्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ जो-सा है वो ना करता हो। और ये बेसिकली वैसे तो इसको डिफरेंट, जैसे यूरोपियन यूनियन है और यूएस का सेंट्रल बैंक है, चाइना का सेंट्रल बैंक है, रशिया का सेंट्रल बैंक है, वो इसको मॉनिटर कर रहा होता है। लेकिन ये एज़ अ कंपनी जो-सी है वो बेल्जियम जो-सा है, बेल्जियम, बेल्जियम के अंदर ये एज़ अ कंपनी रजिस्टर है, बेल्जियम के अंदर। इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि बेल्जियम के अंदर ये एज़ अ कंपनी क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव एजेंसी कंपनी वहाँ रजिस्टर है। तो ये बताने का मकसद क्या है? ये बताने का मकसद ये है कि अब न्यूज़ ये आ रही हैं कि रशिया के ऊपर कह रहे हैं, अच्छा बल्कि पहले ये एक चीज़ लिख लो कि रशिया रशिया हैज़ सेकंड मोस्ट यूज़र्स इन स्विफ्ट। ये जो स्विफ्ट टेक्नोलॉजी है, स्विफ्ट सिस्टम है, उसके अंदर रशिया के सबसे ज़्यादा सेकंड मोस्ट यूज़र्स का क्या मतलब? सबसे ज़्यादा बैंक्स रशिया के हैं और सबसे ज़्यादा किसके हैं? यूएसए के मोस्ट, सबसे ज़्यादा यूएसए के इसके अंदर यूएसए के हैं। तो अब मसला ये आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि हम स्विफ्ट से रशिया को बैन कर देते हैं, क्योंकि उसने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया 24 फरवरी को। तो अब ये मसला है जिसकी वजह से ये स्विफ्ट सिस्टम जो-सा ये न्यूज़ के अंदर है। तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों को एटलीस्ट इसका भी आइडिया होना चाहिए। तो इसका मतलब तो इतना बड़ा नहीं पूछ सकते, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि ये किसके रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस जो होती हैं, उसके रिलेटेड है ये स्विफ्ट। तो वो कह रहे हैं कि हम रशिया को क्या कर देते हैं, इससे पाबंदी लगा देते हैं ताकि रशिया की कहीं ट्रांज़ैक्शंस ही नहीं हो पाएँगी। तो रशिया कह रहा है कि अगर आप हम ट्रांज़ैक्शंस पे पाबंदी लगाओगे, तो आपने जो गंदम खरीदनी है, आपने जो गैस खरीदनी है, यूरोप आपका सारा का सारा रशिया की गैस से चलता है। ये जो क्या कहते हैं, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है, स्टीम पाइपलाइन। ये किसके दरमियान है? ये रशिया और जर्मनी के दरमियान है, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, ठीक है? ये किसके दरमियान है? ये रशिया से जा रही है जर्मनी के जर्मनी जो-सा है रशिया से गैस खरीद रहा है, उसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, ठीक है? तो बाकी भी जो यूरोप है वो सारा गैस कहाँ से खरीदता है? रशिया से खरीदता है। तो वो कहता है अगर आप हमारी ट्रांज़ैक्शंस पे पाबंदी लगाओगे, तो हम आपकी गैस ही बंद कर देंगे फिर। ट्रांज़ैक्शंस ही नहीं कर सकते ना हम, तो आप गंदम भी नहीं हमसे खरीद सकते। तो इसलिए जो-सा है नुकसान आपका ही होगा, तो इसलिए सोच समझ के कदम रखना। तो इस वजह से यही मसला है कि सारे मज़म्मत तो कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा और इसी वजह से वहाँ के हालात जो हैं वो दिन-ब-दिन अब खराब ही होते जा रहे हैं। ठीक हो गया? जी, जी, रशिया और जर्मनी के दरमियान है ये, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। जी, जी, बस हो गई। बस खत्म हो गए, करंट अफेयर्स भी खत्म हो गए। ठीक है? यहाँ तक जो उनसे अगर किसी का कोई मसला-मसाइल हो, तो वो मुझे बताओ। यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हो गईं और जो जिनका डेमो लेक्चर थे, बैच वालों का बैच एंड हो गया, डेमोज़ वालों के डेमो एंड हो गए और नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह आपका बैच स्टार्ट होगा। और यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ अपने बैच वालों के लिए भी और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, जो 6 बैच में रजिस्टर्ड होंगे या हो चुके हैं या होना चाहते हैं, कि नेक्स्ट वीक से जब बैच स्टार्ट हो जाएगा और आपको सबकी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग वगैरह भी प्रोवाइड की जाएँगी, सब कुछ। लेकिन कोई मेरे पास लेट ना आए और लेट आके कहे कि सर मेरा वो 2 दिन पहले का लेक्चर रह गया है। जब आप लोगों को एक मैं डिटेल में चीज़ें बता रहा हूँ, एक चीज़ें 2-3 चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक से बैच स्टार्ट होगा। तो अगर किसी को नहीं मेरी समझ आ रही, वो कह रहे हैं कि यार उस्ताद ऐसे ही बोली जा रहा है, तो आप ना हो, वो मसला नहीं है। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन करवानी है, जिसने नेक्स्ट बैच में आना है, बहुत कम आई थिंक मैम को पता होगा फ़ी, लेकिन मैं मेरे ख़्याल में 3500 है।
आई थिंक 3500 है। आपका 2 महीने का सेशन है। सारे आपको मैंने चीज़ें पहले से डिटेल में बताई हुई हैं, मैं दोबारा अब एक्सप्लेन आपको कि आपके ऑलमोस्ट जोन से 80 प्लस लेक्चर्स होंगे। आपके 10-11 जोन से हैं वो टेस्ट होंगे। हर वीक आपका टेस्ट होगा जोन सा है ऑनलाइन। और उसके बाद जोन सा ये सारी चीज़ें हैं आपकी, बहुत मिनिमम सी फीस है आप लोगों के लिए। और अगर किसी ने जो सीरियस हैं, जिन्होंने और सीरियस कैंडिडेट्स ही प्लीज़ आएँ। प्लीज़ सीरियस कैंडिडेट्स ही आएँ और उनके लिए अगर आप लोगों ने वाक़ई में सीरियस है, आप लोगों ने आना है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लें। बैच शुरू हो जाएगा, फिर आएँगे, सर फर्स्ट लेक्चर मेरा मिस हो गया, सर सेकंड मिस हो गया, तो फिर जोन-सा है, फिर मुझे जोन-सा है ज़रा थोड़ा-सा मैं फ़ील करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है? लेक्चर्स का लिंक कौन-सा है, वो आपको यूट्यूब का मैम ने बताया हुआ है, अगर नहीं भी है तो आप यूट्यूब पे जाके थोड़ी-सी मेहनत कीजिएगा, वहाँ जाके पाक सिविल अकेडमी लिखिएगा, कल का लेक्चर, परसों का लेक्चर भी वहाँ अवेलेबल है, उससे पहले के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, तो अगर किसी को कोई मसला-मसाइल होगा, तो बाकी मैम का नंबर मैम ने आपको दिया है, आप मैम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया? सब लेक्चर्स सब सब्जेक्ट्स होंगे। मैंने परसों का जो लेक्चर है उसमें डिटेल में बताया था। पाकिस्तान अफ़ेयर्स है, आपकी इस्लामियत है, जियोग्राफ़ी है, पाकिस्तान पाकिस्तान की हिस्ट्री है, करंट अफ़ेयर्स हैं, कंप्यूटर है, उर्दू है, आपकी जियोग्राफ़ी है। ये सारी चीज़ें जो-सी हैं ये मैं कवर करवाऊँगा। और इंग्लिश जो-सी है और मैथ जो-सी है, वो एक और टीचर हैं या मैम जो-से हैं वो आप लोगों को कवर करवाएँगे। तो इस तरह से सारी जो टाइमिंग आपकी यही होगी, वो जब ग्रुप आपका बन जाएगा हम वहाँ मैं डिस्कस कर लूँगा कि टाइम 7 बजे रखना है, टाइम 8 बजे रखना है, साढ़े 7 बजे रखना है, लेकिन टाइम आफ्टर मगरिब ही होगा। ठीक हो गया? आफ्टर जो-सा है वो मगरिब ही होगा। ठीक हो गया? तो ये सारी जोन-सी हैं चीज़ें हैं, वन पेपर की ये सारी इन्फॉर्मेशन है। बाकी मेरी तरफ से जो डेमोज़ थे वो एंड हैं और मेबी मैम या कोई और टीचर जोन से हैं, उनका अगर कल का डेमो हो तो वो मैम आपको इन्फॉर्म कर देंगी और मेरे लाइक जो चीज़ थी वो मैंने आप लोगों को कोशिश की है कि वो प्रोवाइड कर दूँ। अगर किसी ने जॉइन करना है तो मोर देन वेलकम। अगर जो वैसे भी होगा तो उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आई होगी, कुछ ना कुछ आप लोगों ने नॉलेज गेन किया होगा। और ज़िंदगी में कभी न कभी आप लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा रहेगा। ठीक हो गया? ये वन पेपर की है, ये वन पेपर की है नॉट सीएसएस एसे, वन पेपर। ये जो आपके पीपीएससी, एफपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, एफपीएससी, पीपीएससी ये उनकी तैयारी है। उनके अंदर जो वन लाइनर आपके एमसीक्यूज़, ये एमसीक्यूज़ बेस्ड तैयारी है। ठीक हो गया? इंटरव्यू वगैरह उसके लिए आप मैम से कॉन्टैक्ट करें। उसकी तैयारी जौन-सी है मैं एज़ सच अलहदा तो नहीं करवा सकता, लेकिन जौन-सा है अभी अभी जौन-सा है उसकी तैयारी क्योंकि फिर स्टूडेंट्स ऑनलाइन जौन-सा है इंटरव्यू की तैयारी का मसला हो जाता है। इंशाल्लाह करवाएँगे ज़िंदगी रही तो। जी, जी, वन पेपर जहाँ आपका जनरल पेपर आता है ना जिसमें इस्लामियत होती है, पाकिस्तान अफ़ेयर्स होती है, करंट अफ़ेयर्स होता है और आपकी इंग्लिश है, कंप्यूटर है, उर्दू है, उन सब के लिए ये सेम तैयारी होती है। मैं क्योंकि टॉपिक वाइज़ पढ़ाता हूँ, अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हम वहाँ से जो है क्या कहते हैं, जो सिविलाइज़ेशंस थी इंडस सिविलाइज़ेशन है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, फिर वहाँ आगे आते-आते मेहरगढ़ सिविलाइज़ेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ अशोका आया, सिकंदर आया, आगे चलते हुए हम जाएँगे मोहम्मद बिन कासिम तक, वहाँ से फिर आगे डायनेस्टीज़ आपकी स्टार्ट हो जाएँगी, वो सब डायनेस्टीज़ को कवर करते हुए, इस तरह हम जिसे कहते हैं टाइमलाइन इस तरह से लेकर चलेंगे। इस्लामियत अगर हम स्टार्ट करेंगे, तो जब हज़रत आदम आए, हज़रत आदम से लेकर हम स्टार्ट होंगे, सारे अंबिया को कवर करते हुए हम आगे आएँगे और आप सल्लम आपके आने से पहले की ज़िंदगी, फिर बाद की, फिर सहाबा इकराम, इस तरह से सारी चीज़ों को हम जो है वो कनेक्ट करेंगे। ठीक हो गया? यार मैम ने कॉन्टैक्ट काफ़ी दफ़ा शेयर किया तो था, इधर आई थिंक अब मैम यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो मैम से आप राब्ता कर लीजिएगा, वरना आप यूट्यूब पे जाएँगे तो वहाँ आपको भी नंबर मिल जाएगा। ये मैम ने हाँ, ये है, ये मैम ने कॉन्टैक्ट आपको भेज दिया। ठीक है? चलें जी, बाकी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आप लोगों से। ख़्याल रखें अपना और जो-जो आप लोग आओगे, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से बैच में मुलाकात होगी, एक प्रॉपर आप लोगों के साथ शेड्यूल के साथ और अगेन मैं एक बात कहूँगा कि सीरियस स्टूडेंट सिर्फ़ आएँ और ताकि ना आप लोग तंग हो, ना हम लोग तंग हों और इंशाल्लाह आप लोग जो है जब 2-3 महीने, 2 ढाई महीने बाद आप लोग जाओगे तो आप लोगों को काफ़ी इसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है? अपना ख़्याल रखना, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, रब राखा।